मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे और मेरी बड़ी बहन को कहा था, अगर कभी हम में से किसी पर जुल्म हो तो दूसरा नरम नहीं पड़ेगा, हर हाल में इंसाफ दिलाएगा। इसीलिए जब मेरी बहन शनिवी, जो 18 साल से मेरे साथ रही, हाई सोसाइटी के चीफ फैमिली के एक यंग मास्टर की वेस्ट अनजाने में दाग देने की वजह से उसकी प्राइवेट यॉट पर मार दी गई, तो मैंने ना रोया ना चीखा, बस चुपचाप दो काम किए। पहला, तहकीकात की। उस यंग मास्टर ची को सबसे ज्यादा सुननन से प्यार था, जो सू ग्रुप की सीईओ थी। दूसरा, हर तरीके से सुननन की पर्सनल असिस्टेंट बनने का रास्ता ढूंढा। देर रात लग्जूरियस मैरियट होटल में मैं सुननन को सहारा देते हुए हॉलवे के आखिर में प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ बढ़ रही थी। आज उसने काफी पी ली थी। उसका नाजुक खूबसूरत चेहरा हल्का लाल था, आंखें बंद, सांसों में अभी भी शराब की तेज खुशबू। मैंने सफाई से कार्ड स्वाइप किया, दरवाजा खुला। एक हाथ से सुननन का पर्स उसके पर्स से निकाला, उसके कॉन्टैक्ट्स में सबसे ऊपर पिन नंबर डायल किया। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने जानबूझकर हाथ छोड़ दिया। वो औरत अनजाने में मुझसे लिपट गई और पीछे बिस्तर पर गिर पड़ी। यह आवाज दूसरी तरफ से सुनी गई और उसका मतलब कुछ और ही निकला। जैसा सोचा था, दूसरी तरफ वाला तुरंत भड़क उठा। नान, कहाँ हो तुम? कोई मर्द है तुम्हारे साथ? इससे पहले कि वो पूरी तरह आपा खो दे, मैंने फौरन कॉल काट दी। हाई सोसाइटी में सब जानते हैं कि जी यानशु सुननन से कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। बचपन के साथी हैं। सुननन ठंडी और सेल्फ कंट्रोल्ड है, जी यानशु के प्रति वफादार और समर्पित है। दिल में बस वही है। दूसरे मर्दों से हमेशा फासला रखती है, फिर भी वो बेचैन रहता है। बचपन से अब तक कोई भी मर्द 3 मीटर के दायरे में नहीं आने दिया। जब प्यार हद से ज्यादा हो तो हिफाजत भी हद से ज्यादा होती है। अगर एक दिन वो उसे पूरी तरह खो दे तो शायद उसका दिमाग ही चला जाए, और यही मुझे चाहिए। अभी मैंने जानबूझकर एक गलतफहमी पैदा की है। आधे घंटे से भी कम में वो तूफान बनकर यहां आ जाएगा। मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाई, फोन रखा, बाथरूम गई, तौलिया गीला किया, वापस लिविंग रूम में आई, जानबूझकर सामने के 2 बटन खोले। बिस्तर पर वो खूबसूरत औरत अभी भी गहरी नींद में थी। मैं आगे बढ़ी, झुकी और धीरे से उसके चेहरे पर तौलिया फेरने लगी। सच में हाई सिटी की अछूती शहजादी, नाजुक नक्श, बेमिसाल हुस्न, कोई भी मर्द देखे तो दिल हिल जाए। लेकिन मुझे इतने से काम नहीं। मैंने हाथ का दबाव बढ़ाया। औरत ने माथे पर बल डाले, फिर आंखें खोली। सामने मेरा चेहरा देखते ही उसकी नजर कई दर्जे ठंडी हो गई। उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ा। ये क्या कर रही हो? मैं जैसे डरी हुई हिरनी हूं, थोड़ा पीछे हटी। सीईओ, आपने काफी पी ली थी। मैं अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है। आपका घर नहीं पता था। बैंक्वेट हॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर एक रूम ले लिया ताकि आप आराम कर सकें। सोचा ठीक से सो नहीं पाएंगी तो गीले तौलिए से चेहरा पोंछ दूं। मेरी बात सुनकर सननन का एक्सप्रेशन थोड़ा नर्म हुआ। सीने पर हाथ रखा, एक सांस ली, नजर नीची की और अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी नजर भांपकर मैं घबराकर अपना कॉलर थाम लिया। बाहर से तभी जोरदार दस्तक आई। तुम अभी बाहर आओ। मेरी इंसान पर नजर रखने की हिम्मत की? मरना है, दरवाजा नहीं खोलोगी? मैं बिस्तर से कूदी, आवाज दबाकर सो नियन से गिड़गड़ाई। सीईओ, जी साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां हूं। एक मर्द और औरत एक रूम में, चाहे कुछ भी कहें, जी साहब मानेंगे नहीं। अगर उन्होंने मुझे यहां देखा तो नौकरी जाएगी, प्लीज। मेरा चेहरा पीला, कमजोर और बेबस। सननन ने माथे पर बल डाला, फिर मेरी बात मान ली। मैंने राहत की सांस ली और भागकर बाथरूम में छुप गई। आईने में खुद को देखा। कमजोरी एक पल में गायब। जियांशु, असली खेल अभी शुरू होता है। अपना रोल अच्छे से निभाओ। दरवाजा खुला। जियांशु गुस्से में अंदर घुसा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, बस सूनियान अकेली थी। सीने की आग थोड़ी बुझी। तभी उसने देखा सूनियान का चेहरा थोड़ा थका हुआ था। फौरन घबराकर उसे सहारा दिया। नन, क्या हुआ? कहीं तकलीफ है? सूनियन ने अपनी पतली पीली उंगलियां उठाकर कनपटी दबाई। आवाज ठंडी थी। आज बैंक्वेट में कुछ ग्लास पी लिए थे, ऊपर रूम लेकर आराम करने आई थी। किसने खबर दी और परेशान किया? जियांशु थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने देखा उसकी आंखें कमरे में घूम रही थीं। कोई नहीं, बस देखने आया था। तुम बहुत खूबसूरत हो हयान में। इतने मर्द हैं जो तुम्हें चाहते हैं। जरा भी गाफिल हुआ तो कोई ले जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सूनियान ने हल्की सी हंसी दी, बेबसी से सिर उसके सीने पर टिका दिया। यानछू, मेरे दिल में कौन है क्या तुम नहीं जानते? इन सालों में क्या मैंने कभी किसी और मर्द को देखा? सूनियान आमतौर पर बहुत ठंडी है। जब से मैंने काम शुरू किया इतनी नरम कभी नहीं देखा। लगता है सच में जी यानछू से प्यार करती है। सूनियान की बातों ने जी यानछू को पूरी तरह निश्चिंत कर दिया। जो भी शक था उसकी नर्म आवाज ने सब मिटा दिया। उसने उसे पास के सोफे पर बिठाया। काफी पी ली है, आराम करो, अब नहीं रोकता।
ये कहकर जी यांचू पलटा। अगले ही पल बाथरूम से जोरदार धमाका। जी यांचू की भौहें तुरंत चढ़ गईं, तेज नजर बाथरूम की तरफ। अंदर कौन है? कोई जवाब नहीं। वो आगे बढ़ने वाला था। उसी नाजुक लम्हे में सून यान उठी, उसके पास आई, कसकर बाहों में भर लिया। मैं शावर लेने वाली थी, शावर चालू कर दिया था, शायद शावर हेड गिर गया। मैं कह चुकी हूं यहां बस मैं हूं, तुम्हें यकीन नहीं? जी यांचू ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। यकीन क्यों नहीं करूंगा? जाता हूं, सूनयान के सामने गुस्सा नहीं करूंगा। हाई सोसाइटी का वो यंग मास्टर जो हमेशा ऊंचाई पर रहता था, इस औरत के सामने इतना झुक सकता था? मैंने ठंडी होठों पर मुस्कान खींची। वो जितना सूनयान को चाहता है, उतना ही मैं उसे तड़पाना चाहती हूं। दरवाजा बंद हुआ। सूयन की ठंडी आवाज आई, बाहर आओ। मैं नंगे पांव धीरे धीरे बाहर निकली। जानबूझकर शावर चालू किया था। आधी भीग गई थी। छोटे मुलायम बाल माथे पर चिपके हुए, जैसे कोई हिरनी जंगल से अभी अभी निकली हो, ताजी और मासूम। सूयन ने ठंडी बेरुखी नजर से मुझे देखा। मैंने फौरन सिर झुका लिया। रवैया विनम्र और सहमा हुआ। सीईओ सू, अभी शावर अनजाने में छो गया, माफ करें, जानबूझकर नहीं था, सुनियन ने ठंडे लहजे में कहा। तुम मुझसे बहुत डरती हो। मैंने होंठ भींचे, कुछ कहना चाहा, रुक गई। डर तो लगता है, लेकिन नौकरी खोने से ज्यादा डर लगता है। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये कहते ही लगा वो और कुछ पूछेगी। उसका इंतजार किए बिना मैंने जल्दी से कहा, आज के लिए शुक्रिया, आपको और तकलीफ नहीं दूंगी, मैं चलती हूं। बात खत्म होते ही कोट उठाई और दरवाजा धकेल कर बाहर निकल गई। नीचे आई, फोन निकालने वाली थी कि गाड़ी बुलाऊं। सुनियन की एक्सक्लूसिव रोल्स रॉयस धीरे से मेरे सामने आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला। मिस्टर शैन, सीईओ ने कहा है आपको घर छोड़ दूं। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर अंदर बैठ गई। आज का एक्ट काम आया। सुनियन का ध्यान खिंच गया है, ये तय है। लेकिन वो स्वभाव से ही गहरी सोचने वाली है, लापरवाह नहीं हो सकती। अगले कुछ दिन मैं ऐसे चलती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काम शांति से करती रही। सुनियन से मिलने पर भी वैसी ही रिस्पेक्टफुल, दूरी बनाए। जी यानू कई बार कंपनी आया। सुनियन के ऑफिस से निकलते हुए मुझे देखता। उसमें तेज दुश्मनी भर गई थी। उसे कभी पता नहीं था सुनियन के अलावा भी यहाँ ऐसा कोई मर्द छुपा था। मेरी शक्ल पर मुझे कभी शक नहीं रहा। बचपन से अब तक चेहरे की वजह से कम नहीं मिला, और यही खूबसूरत चेहरा जी यांगू के लिए एक बड़ा खतरा था। इसलिए जब भी कंपनी आता, परेशान करने के नए तरीके ढूंढता। कॉफ़ी लाने का हुक्म देता, जानबूझकर पानी गिराता, डॉक्यूमेंट्स गंदे करता, देर रात तक ओवरटाइम करवाता। ये बचकानी हरकतें मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सुनियन को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन जब भी मुझ पर जुल्म होता, अनजाने में उसे दिख जाता। उस रात सुनियन मीटिंग खत्म करके कंपनी से निकली। मेरी सीट के पास से गुजरी। रात की रोशनी में एक इंसान काम में डूबा था। उसकी नज़र अनजाने में रुकी, आंखों में कुछ चमका, फिर वो चुपचाप चली गई। मैंने मुस्कुराया। इन कुछ दिनों में जी यांकी की हरकतों ने उसके दिल में एक तीखा कांटा गाड़ दिया है। अब बस थोड़ी और आग चाहिए। अगले दिन मैं अभी अपनी सीट पर बैठी ही थी कि एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं जमीन पर गिर पड़ी। गाल अभी भी जल रहा था। सिर के ऊपर जी यानू की आवाज़, गुस्से में जहर भरी। बहुत पहले से देख रहा हूं, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। ऊंची डाल पकड़ने के लिए इतनी बेशर्मी। आज बताऊंगा मुझसे पंगा लेने की क्या कीमत है। मैंने गाल थामा, ऊपर देखा, दयनीय नजर। जी साहब, मुझे नहीं पता आप किस बारे में कह रहे हैं। उस पल मैं और भी बेचारी लग रही थी। जी यांगू का गुस्सा और बेकाबू हो गया। अभी भी मेरे सामने नाटक करोगी? कपड़ों पर सैंडलवुड की खुशबू जानबूझकर छोड़ी है ना? सोचती हो मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं किया। जी साहब, आप गलतफहमी में हैं। गलतफहमी? जी यांगू ने ठंडी हंसी दी। एक और जोरदार थप्पड़ मेरी तरफ आया। पूरी कंपनी में बस तुम यही परफ्यूम इस्तेमाल करती हो और अभी भी इनकार? रोज इतने सुंदर सजे सवरे आती हो नन्नन को फंसाने के लिए। अभी मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत क्या है? दोनों के बीच के इस हंगामे ने पूरी कंपनी का ध्यान खींच लिया। लोग घेरे में आ गए, फुसफुसाहटें शुरू हुई। पहले से कह रहा था ये सही नहीं है, सीईओ सू को फंसाने के लिए ये चेहरा इस्तेमाल कर रहा है, कितनी शर्म की बात है। हाँ, शायद कंपनी ज्वाइन करना भी इसी चेहरे के दम पर हुआ। मैंने बेबसी से समझाया, सच में नहीं किया। सीईओ सू के बारे में मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं। जी साहब, आप सच में गलतफहमी में हैं। जी यांगू ने सुना ही नहीं, कॉलर पकड़ा, दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। यहां घुटने टेको, सब देखें तुम असल में क्या हो। फिर पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, कपड़े उतारो इसके, बेशर्म है तो आज सबके सामने बेइज्जत होने दो। बात खत्म हुई नहीं कि दो लोग मेरे कपड़े खींचने आ गए। मैं डर से सिकुड़ गई, गिड़गिड़ाने लगी, सच में मैंने नहीं किया। जी साहब आप गलतफहमी में हैं। लेकिन जी यांग ने छोड़ने का नाम नहीं लिया। बॉडीगार्ड्स जबरदस्ती कपड़े खींचने लगे। मैं जोर से छटपटाई, आंखें लाल, जैसे अभी खून आ जाएगा। बस करो, एक ठंडी आवाज ने यह तमाशा एक ही पल में रोक दिया। मुख्य दरवाजा खुला। सुनियन बड़े कदमों से अंदर आई, एक एक कदम रखती हुई सबकी तरफ बढ़ती आई।
उसके चारों तरफ एक ऐसी फील्ड थी जिससे सब अनजाने में कांप उठे। मैंने ऊपर देखा, आंखें फौरन धुंधली हो गई। सीईओ सू, गाल हल्के लाल, कपड़े खिंचे हुए, थोड़े बिखरे, लेकिन उसमें भी एक कमजोर नाजुक अदा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे सब कह दिया। सुनियन की आंखों में कुछ चमका। बगल में खड़े असिस्टेंट ने फौरन अपना जैकेट उतारा, मेरे कंधों पर डाल दिया। जी यानू अभी कुछ बोलने ही वाला था कि सुनियन ने पहले ही काटा। यांगू, कपड़ों पर खुशबू हाउसकीपर से अनजाने में गिरी थी। यकीन ना हो तो सर्विलेंस कैमरा देख लो। जी यांगू रुक गया, एक पल के लिए झिझका, फिर शर्मिंदगी से उसका हाथ थाम लिया। नैन, माफ करो, बस तुम्हारी इतनी परवाह है, आगे से ऐसा नहीं होगा, गुस्सा मत करो, ठीक है? सुनियन की नजर थोड़ी नीची हुई, शायद बहुत ज्यादा प्यार की वजह से, फिर भी कुछ नहीं बोली। बस असिस्टेंट को कहा, उन्हें घर छोड़ दो। सब चले गए। वो झुकी, मुझे देखा, अभी भी घुटनों पर। सीईओ के ऑफिस में आओ। पहले मैंने हाउसकीपर को ठंडे लहजे में मैसेज किया, शाबाश, आज पैसे ट्रांसफर करती हूं। फिर सुनियन के पलटते ही फोन छुपा लिया। सोफा पर बैठी, कांपते हुए। सुनियन ने सामने बैठी इस शख्सियत को देखा। दिल में एक अजीब अनजाना एहसास जागा। उसने आंखों की तेजी हटाई, नर्म लहजे में बोली, आज जी यांगशु ने तुम्हारे साथ गलत किया। उसकी तरफ से माफी मांगती हूं। बस थोड़ा अकड़ू है उसका स्वभाव। दिल बुरा नहीं है, दिल पर मत लो। दिल बुरा नहीं है। मैंने अंदर से ठंडी हंसी दी। इतने लोगों के सामने मुझे रुस्वा किया, और दिल बुरा नहीं। अगर दिल बुरा होता तो मेरी बहन जैसा हाल होता। ऐसा इंसान सिर्फ जालिम नहीं, बेरहम भी है। और इंसान की आंखें बस कुछ नर्म शब्दों से पिघल जाती हैं। क्या उसे पता है कि मेरी बहन को जी यांगू ने मारा? वो बहन जिसने मुझे पाला, जो गेम कंसोल के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती रही, हाथ घायल हुए, परवाह नहीं की। पढ़ाई में शानदार थी, विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला तय था, लेकिन मेरी खातिर खुशी से अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सबसे मुश्किल नौकरियां। घर तो गरीब था, लेकिन बहन ने कभी मुझे जिंदगी की तकलीफें महसूस नहीं होने दी। ऐसी बहन अब कभी नहीं मिलेगी। बहन को याद करते करते आंखों में आंसू रुके नहीं। मैं ना जी साहब को दोष दूंगी, ना आपको। बस इतना चाहती हूं कि आगे से जी साहब मुझे गलत ना समझें, ताकि मैं इस काम को चैन से कर सकूं। मेरी बेबस हालत देखकर सनी के माथे पर बल पड़ गए। ये नौकरी इतनी जरूरी है तुम्हें? मेरी आंखें पानी से भरी चमक उठीं। बहुत जरूरी है। माँ बाप बहुत छोटी उम्र में चले गए। बहन ने पढ़ाई छोड़कर मुझे पाला, लेकिन 1 साल पहले बहन भी हादसे में चली गई। घर पर काफी कर्ज है, इसलिए ये नौकरी नहीं जा सकती। ये सुनकर सनी की नजर नीची हो गई। कुछ नहीं पूछा, पहले शांत हो जाओ, थोड़ी देर बाद बाहर जाना। मैंने सिर हिलाया, सोफा पर टिक गई। थोड़ी देर में आंसुओं के साथ नींद आ गई। खूबसूरत चेहरे सनयुन ने अनगिनत देखे थे। उसकी ठंडी आंखों में कोई भाव नहीं आता था, लेकिन मेरा गोरा नाजुक चेहरा, जिस पर अभी भी आंसू की चमक थी, देखकर उसकी नजर अनजाने में कांप गई। पास रखा कंबल उठाया, आधी झुककर मुझ पर डाल दिया। ठंडे अंदाज से उठने ही वाली थी, तभी सोते हुए मैंने उसका हाथ थाम लिया। रोते हुए उसका हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। दीदी, मत जाओ। सनयुन रुक गई, एक पल झिझकी, फिर धीरे से हाथ छुड़ाया। कुछ दिन बाद सनयुन को एक बिजनेस पार्टी में जाना था। उसकी असिस्टेंट होने के नाते मैं भी साथ गई। जी यांग हू ने मुझे पार्टी में देखा। अंदर से जितना भी जले, सनयुन सामने थी, इसलिए दांत पीसकर खुद को मैग्नैनिमस दिखाता रहा। मुझ पर नजर रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ घूंट के बाद अचानक उसे नींद आने लगी। सनयुन से माफी मांगी, पहले ऊपर जाकर आराम करूंगा। जी यांग को जाते देखकर मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आई। बेशक, वो जल्दी नशे में आएगा और चला जाएगा। जब उसने मुझे वाइन लाने को कहा था, उसी वक्त जब किसी की नज़र नहीं थी, मैंने उसमें काफ़ी स्लीपिंग पिल्स मिला दी थीं। अब वो बीच में नहीं रहेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। पार्टी में कई लोगों ने सनयुन को ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। अच्छे मूड में थी, शायद ही किसी को मना किया। अल्कोहल टॉलरेंस अच्छी थी, फिर भी थोड़ी लड़खड़ाने लगी। मैंने उसे एक तरफ बैठाया, ग्लास में पानी भरने लगी उसे देने के लिए। अचानक हाथ फिसला, पूरा ग्लास उस पर गिर गया। मैंने पेपर टॉवल्स उठाए, हाथ घबराए हुए, पोंछने लगी, लेकिन सनयुन ने तेज सांस के साथ मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। हिलो मत। इतनी फटकार में पूरा बदन जम गया। अब जाकर एहसास हुआ पानी गलत जगह गिरा था। मैं कुछ कदम पीछे हटी। माफ करें, साफ कपड़े लेकर आती हूं। सनयुन का चेहरा सख्त, जैसे दांत पीस रही हो। जरूरत नहीं, तुम जाओ। मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। जल्दी से अपनी जेब से रूम कार्ड निकाला, उसकी मेज पर रखा और डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। सीधे एलिवेटर में गई, 33वीं मंजिल पर। जो रूम कार्ड उसे दिया था वो जी यांगकू का रूम था, लेकिन जी यांग को मैं पहले ही वहां से हटवा चुकी थी। कपड़े बदले, बिस्तर पर लेट गई, लाइट बंद कर दी। आधे घंटे बाद सनयुन ने रूम कार्ड से दरवाजा खोला। लाइट नहीं जलाई, लड़खड़ाती हुई अंदर आई।
कोट उतारने लगी। हवा में सैंडलवुड की खुशबू फैली। अनजाने में उसका हाथ पास सोई इंसान की तरफ बढ़ा। वो झुकी, उसे बाहों में भर लिया। आवाज नर्म और मीठी, जियांगचू। दोनों की जिस्म एक दूसरे के करीब आते गए। कमरे का माहौल बदलने लगा। उसी लम्हे सनयुन का कंधा एक बड़े नर्म हाथ ने पीछे धकेला। सीईओ सू। अंधेरे में दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। सनयुन का नशा आधा उतर गया। उसने झटके से दूरी बनाई, बेड साइड लैंप जला दी। रोशनी आते ही मैंने घबराकर कंबल थाम लिया। कोने में सिकुड़ गई। सनयुन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी। तुम यहां क्यों? मैंने खुद को और कसकर भींच लिया। बदन अभी भी हल्का कांप रहा था। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं। ज्यादा पीली थी, सिर घूम रहा था तो ऊपर आ गई। जी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वो पहले ही घर चले गए। मुझे नहीं पता था आप आएंगी। कंबल से बदन ढका था, फिर भी छुपा नहीं पाई। गर्दन पर अभी अभी के निशान। सनयुन ने माथे पर बल डाला। कुछ नहीं बोली। कोट उठाई, तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसकी जाती हुई पीठ देखकर मेरे चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आई। पहले से पता था सनयुन को मेरे जिस्म की परवाह है, वरना इतना बेकाबू ना होती, इतनी शिद्दत से पाना ना चाहती। मुझे एक एक कदम उठाकर उसके दिल को पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ना है। अगले कुछ दिनों में जब भी सनयुन दिखती, मैं पलट जाती। काम की मजबूरी में मिलना पड़ता तो उसकी आंखों में सीधे नहीं देखती। मेरी इस हरकत ने उल्टा सनयुन को और उत्सुक कर दिया। ये इंसान बार बार कमजोरी दिखाता था, हमदर्दी हासिल करता था, जानबूझकर ध्यान खींचता था, तो अब अचानक क्यों भाग रहा है? सनयुन ने ठंडी नजर से मेरी पीठ देखी, होठों पर मुस्कान। दिलचस्प। उस दिन जी यांग फिर आया। इस बार पहले से अलग था। सनयुन के पास नहीं गया, सीधे मुझे बाथरूम में बुलाया। बैग से शू पॉलिश की बोतल निकाली, बेपरवाही से पास की टी टेबल पर पांव रख दिया। असिस्टेंट शेन, न्यान का ध्यान खींचने के लिए हर कमीना काम करने को तैयार हो, तो मेरे जूते पॉलिश करना कोई बड़ी बात नहीं। वो हर तरह से तड़पाना चाहता था। मैं सीधे उससे उलझ नहीं सकती थी। बस बैठ गई, आधे घुटने टेक कर, और जो कहा वो करने लगी। जूते पॉलिश करने लगी, लेकिन वो तो पहले से तंग करने पर तुला था। इतनी आसानी से क्यों छोड़ता? थोड़ी देर में बहाना बनाया, ठीक से नहीं कर रही, और एक लात मारी। मैं जमीन पर गिर पड़ी। जानबूझकर कर रही हो ना, कमीनी? कोई हैरानी नहीं, इस चेहरे से औरतों को फंसाने में माहिर हो, और अब मेरे सामने मासूम बन रही हो। मैं घुटनों पर माफी मांगती रही, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। शू पॉलिश की बोतल उठाई, सीधे मुझ पर उड़ेल दी। लो, इस गंदी बदबू को ढकने के लिए नेल पॉलिश लगाओ। फिर मेज पर रखे कप्स उठाए, एक एक करके मेरी तरफ फेंकता रहा। माथे पर लगा, हाथ की पूंछ पर जमीन के कांच के टुकड़ों से जख्म हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जमीन पर बिखरा सामान साफ किया। लंगड़ाते हुए बाथरूम गई। आईने में खुद को देखा, दिल दुखा। लेकिन होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। ये जिल्लत क्या मायने रखती है? जी यांगू जितना मुझसे नफरत करेगा, जितना तड़पाएगा, उतना ही सुनूनियन को मेरी तरफ धकेलेगा। इससे बेहतर और क्या चाहिए? जी यांगचू, तुम कितने बेवकूफ हो। जो कुछ तुम्हारा है मैं सब छीन लूंगी, बस इंतजार करो। बाथरूम से निकली, पहले से तैयार डॉक्यूमेंट्स उठाए, सुनूनियन के ऑफिस का दरवाजा धीरे से खटखटाया। पिछली बार की तरह डॉक्यूमेंट्स रखे और जल्दी से निकलने लगी। पलटी तो अनजानी में कुर्सी से टकरा गई। सुनूनियन की नजर मेरी तरफ उठ गई। माफ करें सीईओ, अभी जाती हूं। झुककर जल्दी से जाने लगी। सुनूनियन तेज निकली, एक हाथ से मुझे रोक लिया। मुझसे बच रही हो? उसके सवाल पर मेरा खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। नहीं। सुनूनियन ने लंबी आंखें से कोड़ी, ऊपर से नीचे तक देखा। गर्दन पर शू पॉलिश अभी भी लगी थी, धुली नहीं। माथे पर चोट, हाथ की पीठ पर जख्म। लगता था पिटाई हुई है। मेरी आंखें हैं, सब दिखता है। ये कहते हुए मुझे सोफा पर खींच लाई। मेरा पूरा बदन अकड़ गया। जब होश आया, भागने की कोशिश की, लेकिन जितना मैं बचती, सुनूनियन को उतना ही दिलचस्प लगता। उसने हल्की सांस ली, बोली कि ढंग से बैठो। ड्रॉवर से ऑइंटमेंट निकाली, माथे पर और हाथ की पीठ पर लगाई, धीरे से रगड़ती रही। इस पूरे काम के बाद मैं और भी शर्मिंदा हो गई। चेहरा लाल था। सीईओ सू, सच में मेरे मन में आपके बारे में कोई ऐसा ख्याल नहीं है, बस अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। खुद से सुनूनियन को बताना कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, ऐसा कहने वाला मर्द मैं पहला था। सुनूनियन का बैंडेज लगाता हाथ रुक गया। दिल में एक अजीब सी अनुभूति, चेहरे पर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। अच्छा, मैंने कब कहा मुझे तुम में दिलचस्पी है? तुम मेरे एम्प्लॉई हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है, और मुझे पता है ये सब यांगू की वजह से हुआ है। ये सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गई, फिर अचानक आंखों के कोने लाल हो गए। सुनूनियन रुक गई। समझ नहीं आया कि उसकी किस बात ने छू लिया। सच में, अभी अभी स्कूल से निकला लड़का जरा सी बात पर दिल भर आया। बाहर से दरवाजे पर दस्तक, और वो अजीब माहौल टूट गया।
मैं घबराकर सोफा से उठी, जैसे भाग रही हो। माफ करें सीईओ, पहले काम करती हूं। सुनूनियन ने नहीं रोका, बस उस दिशा में देखती रहीं जहां मैं गई। एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। काम खत्म होने के करीब सुनूनियन मेरी सीट के पास से गुजरी। किसी का कॉल आया, मैं वहां नहीं थी। वो मेरी डेस्क पर रुकी, फोन उठाने वाली थी, नजर कीबोर्ड के नीचे दबी एक फोटो पर अटक गई। पुरानी पीली तस्वीर, देखने से ही पता चलता था काफी वक्त गुजरी है। पलटकर देखा, फोटो में वो थी, सुनूनियन का माथा सिकुड़ा। मेरी कुर्सी पर बैठ गई, कंप्यूटर स्क्रीन चल उठी, चैट विंडो खुला था, मेरी किसी दोस्त के साथ बातचीत। दूसरी तरफ से लगातार मैसेजेस आए हुए थे। अरे ओमिंग छोड़ मत, तनु ग्रुप में आना इतना मुश्किल था, सुनूनियन की असिस्टेंट बनी, अब छोड़ेगी, इतने साल बर्बाद करेगी। उसे कितने साल से पसंद करती है। उसके लिए किम यूनिवर्सिटी का एग्जाम दोबारा दिया, 5 दरवाजे पार किए, 6 दुश्मन काटे, आखिरकार तनु में आई। ये समर्पण उसे बताए बिना नहीं छोड़ सकती। सुनूनियन और देखना चाहती थी, तभी अचानक 2 हाथों ने झपट कर कीबोर्ड पकड़ा, चैट विंडो बंद हो गई। सुनूनियन ने मुझे घबराई हुई सामने देखा, फोटो उठाई। असिस्टेंट शेन, यही है तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं? मेरा रंग उड़ गया। सीईओ सू, माफ करें, मुझे पता है आपके दिल में पहले से कोई है, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि आप मुझे पसंद करेंगी। बस यही काफ़ी है कि आपके पास रहूं, दूर से देखूं, कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखी। आपको परेशानी दी, बहुत माफ़ी। ये कहते ही फोटो झपटी, भागती हुई निकल गई। सुनूनियन ने देखा, इतनी सच्ची भावनाओं के साथ में जा रही थी। ठंडे दिल वाली सुनूनियन भी इस पल अंदर से थोड़ी हिल गई। मेरी जाती हुई पीठ देखती रही। इंसान की आंखों में फिर से खामोश हिस्सा जुड़ गया। वो घटना छोटी थी, लेकिन सू, न्यान और मेरे बीच का रिश्ता साफ तौर पर थोड़ा करीब हो गया। रोज की मुलाकातों में वो मुझे सब में साथ ले जाने लगी। उस दिन मुझे उसके पेट में दर्द दिखा। मैंने पहले से स्टमक मेडिसिन तैयार कर रखी थी। उसे दवा लेते देखकर तब चैन आया। पार्टी में कोई उसे ड्रिंक कराने की कोशिश करता, उसकी सेहत की परवाह में मैं हर ग्लास खुद पी लेता। सब देखते कि मैं सुनूनियन को इस तरह बचाती हूँ। लोग हंसी मजाक में कहते, सीईओ सू, आपका असिस्टेंट बड़ा जिम्मेदार है, आपको एक बूंद नहीं पीने देता। इतना हैंडसम असिस्टेंट कहाँ से मिला? बड़ी रश्क होती है। एक अमीर औरत नशे में थोड़ी लड़खड़ा रही थी। एक तरफ पीने की दावत देती, दूसरी तरफ मुझे छूने की कोशिश करती। बोली, सीईओ सू, इसे मुझे दे दो ना, आगे हम दोनों कंपनीज के बीच सब स्मूथ हो जाएगा। मैं थोड़ी डरी, पीछे हटी, लेकिन साफ मना भी नहीं किया। उस अमीर औरत की हरकतें और बेशर्म होती गईं। उसने मेरी बाह थाम ली। सुनूनियन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो उठी, मुझे वापस खींच लिया, आवाज में नाराजगी थी। बस करो, बिजनेस नेगोशिएशन के लिए आई थी या मर्दों के साथ खेलने? दूसरी ने सुनूनियन का गुस्सा देखा और हिम्मत नहीं हुई। जल्दी जल्दी कई ग्लास पी लिए। वापसी में मैं थोड़ी नशे में थी, खिड़की से टिकी थी, गर्मी की शिकायत भी करती और लड़खड़ाते हाथों से कॉलर के बटन खोलने लगी। एब्स की सुनूनियन की नज़र गहरी हो गई। फौरन गाड़ी के आगे का पर्दा खींच लिया। दिमाग में बार बार वो रात की सीन घूम रही थी, जब वो गलत रूम में गई थी। दिल धक धक करने लगा। सुनूनियन ने खुद को रोक नहीं पाई, मुझे सीने से लगा लिया। आंखें धीरे धीरे मेरी आंखों के करीब आती गईं। अभी जो औरत थी उसके साथ जाना चाहती थी। मुझे बड़ी बेइंसाफी लगी। नहीं चाहती। फिर से दोनों के बीच की दूरी खिंच गई। मुझे क्यों नहीं देखना चाहती? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे और कसकर अपने आगोश में खींचा। दोनों के जिस्म लगभग एक हो गए। सांसें करीब आती गईं, होठ छूने ही वाले थे। तभी एक तीखी फोन की घंटी ने इस माहौल को तोड़ दिया। सुन्यान ने मुझे छोड़ा, कॉल उठाई, कुछ हल्की बातें की, फिर ड्राइवर से कहा कि मुझे घर छोड़ दे। खुद गाड़ी से उतर गई। गाड़ी चलने के बाद मैं धीरे से सीधी बैठी। अभी जिसने कॉल किया था वो जियान चू था। उसकी आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी थी। जियान चू के लिए वो एक फोन कॉल पर भी चली जाती है। लगता है अभी सुन्यान मुझ में बस दिलचस्पी रखती है। अब एक और आग लगानी होगी। प्लान पहले से तैयार था। कुछ दिन बाद सुन्यान मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर साथ ले गई। गाड़ी एक चौराहे से गुजरी। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक बेकाबू ट्रक हमारी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उस एक पल में मैंने बिना सोचे सुन्यान की तरफ छलांग लगाई। सियूसू! सुन्यान ने यकीन न होते हुए देखा। मैं उसके आगे आ गई थी। वो पूरी तरह सुरक्षित थी, मैं बुरी तरह जख्मी। इस हादसे में सुन्यान को छोटी चोटें आईं। मैं इमरजेंसी सर्जरी के लिए भेजी गई। होश आया तो हॉस्पिटल में थी। सुन्यान को सामने देखते ही मैं फौरन घबरा गई। सियूसू, आप ठीक है? चोट लगी? कहीं दर्द है? बेहोशी से अभी अभी उठी और पहला ख्याल उसकी सलामती का था। इंसान का दिल जैसे एक बड़े तूफान में बह गया।
ये इंसान इस हद तक चाहता है उसे। दिल में उसकी सलामती अपनी जान से भी ज्यादा है। हॉस्पिटल के दिनों में सुन्यान ने मेरी देखभाल के लिए कोई रखा, और चूंकि मैं उसकी वजह से जख्मी हुई थी, वो भी अक्सर मिलने आती। कई दिनों से नहाई नहीं थी। आज सच में बर्दाश्त नहीं हुआ। जब थोड़ा चलने लायक हुई, आखिरकार एक आरामदायक गर्म बाथ लिया, लेकिन दाहिना हाथ बैंडेज्ड था। अब कपड़े पहनना मुश्किल हो गया। दरवाजे के पीछे खड़ी थी। कई बार कोशिश की, शर्ट का बाकी हिस्सा ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। तभी बाहर कदमों की आहट। सोचा केयर टेकर वापस आया। जल्दी से आवाज दी, भाई कितना अच्छा हुआ आ गए, जल्दी से मदद करो। कदम धीरे धीरे करीब आए। जब ठंडी उंगलियां मेरी पीठ से छुईं, कुछ गड़बड़ लगा। तेजी से सिर घुमाया। पीछे सुन्यान खड़ी थी। मैं जड़ हो गई। चेहरा पल भर में लाल हो गया। अगले ही पल संभली, फौरन पलट गई। स्यूसू। सुन्यान की आंखें कुछ गहरी हो गईं। मजबूती से मेरी बाह थामी, पलटने को कहा। फिर एक हाथ से सफाई से शर्ट पहनाई, बटन बंद किए। ये सब हो जाने के बाद मैं शर्मिंदगी से सिर खुजाने लगी। स्यूसू, तकलीफ दी, बाकी मैं खुद कर लूंगी। बात खत्म होते ही सुन्यान ने मुझे सहारा दिया। धीरे धीरे हॉस्पिटल बेड तक लाईं। मैंने नजर नीची रखी। उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। जितना मैं शर्मिंदा होती, सुन्यान के होठों पर उतनी गहरी मुस्कान। उसने मुझे बेड पर बिठाया। आराम करो, ठीक होने के बाद कंपनी आना। ये कहकर सुन्यान चली गई। उसकी पतली पीठ देखकर मेरे होठों पर ठंडी हल्की मुस्कान आई। शायद मेरे हॉस्पिटल में होने की वजह से सुन्यान के कई बार आने की खबर बाहर निकल गई। जैसे ही डिस्चार्ज हुई, जियांचू फौरन मेरे पास आया। हाथ में सूट फेंका। मेरे सामने एक्सप्रेशन घमंडी और जहरीला। यानन के दिल में बस मैं हूं, जल्दी हाथ खींच लो। तुम उसके पास पैसों के लिए नहीं आए, ये मैं जानता हूं। एक अच्छा मौका दिलवाता हूं। कपड़े भी तैयार है, बस मिलने जाओ। ऊंची डाल पकड़ने का दिन करीब है। उस वक्त मुझे याद रखना। मैं एक तरफ रोती अपमानित सिर हिलाती रही। जी साहब, आप गलत फहमी में है। मैं ऐसी नहीं हूं, ऐसे कोई ख्याल भी नहीं है। बस काम करना चाहती हूं, प्लीज मिलने मत भेजिए, मना करती हूं। जियांचू का रंग बदल गया। बेवकूफ़ी मत करो। ये मुलाकात जाओगे तो भी जाना है, ना जाओ तो भी जाना है। याद रखो, कल नहीं गई तो पूरे हाइथैन शहर में रुस्वा कर दूंगा। नाना के पास रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। इस धमकी पर मैंने मजबूर होने का नाटक किया। मन मारकर हाँ करती। कपड़े बदलकर आईने में खुद को देखा। सच में काबिल, खूबसूरत, शानदार। मैंने जानबूझकर असिस्टेंट को मैसेज किया, असिस्टेंटली आज रात एक मैच मेकिंग डेट है, मना नहीं कर सकती। पार्टी मैरियट में है। मेरी जगह सीईओ के ऑफिस में सीयूसू के साथ चली जाना। सुन्यान ने ठंडी नजर से असिस्टेंट ली को देखा। आवाज में मुश्किल से पकड़ में आने वाला गुस्सा। तुम कह रहे हो शेन हैंग आज रात मैच मेकिंग पर जा रही है? होटल की तरफ जाते हुए सुन्यान की भौएं लगभग एक गांठ बन गई थीं। चेहरे पर घने बादल, जो देखे 3 कदम पीछे हट जाए। असिस्टेंट ली ने सालों से सुन्यान के साथ काम किया था। इस वक्त सीईओ को बिल्कुल छेड़ने लायक नहीं समझा। गाड़ी होटल के सामने रुकी। वो उतरी, बाहर आई। भीड़ भरे होटल के एंट्रेंस पर एक ही नज़र में उसने उस लड़के को देख लिया जो मैच मेकिंग पर आने की बात कर रहा था। अच्छी तरह से सिला हुआ सूट, हाव भाव में सच्चाई और शालीनता। बगल में एक मोटी तगड़ी अमीर औरत मेरी बाह थामे होटल के अंदर खींच रही थी। सुन्यान की आंखें और गहरी हो गईं। दिल में गुस्से की आग भड़क उठी, जलती भड़कती, जैसे सब कुछ जला देगी। खुद भी नहीं जानती थी क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन बस ये सोचकर कि मुझे कोई और औरत थामे है, वो पागल होने की हद तक गुस्से में थी। बड़े कदमों से दोनों की तरफ बढ़ी। एक हाथ से मुझे उस औरत की बाह से खींच लिया। मेरे साथ आओ। मुझे कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। सीधे एलिवेटर की तरफ खिंचती चली गई। अरे तुम कौन हो? मेरे मर्द को पीछे से चुराने की हिम्मत कैसे हुई? वो अमीर औरत चिल्लाती हुई रोकने आई, लेकिन असिस्टेंट ली ने पकड़ लिया। एलिवेटर जल्दी से ऊपर गई। धुंधली रोशनी में सुन्यान का बेमिसाल चेहरा और भी निखरा लग रहा था। वो मुझे सीधे हॉलवे के आखिर में प्रेसिडेंशियल स्वीट तक ले आई। जोर से अंदर धकेला। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी। सुन्यान ने मेरी ठोड़ी पकड़ी, आंखें खौफनाक हद तक ठंडी। मैच मेकिंग? तुम्हारी उम्र क्या है? पैसों के लिए इस तरह खुद को बर्बाद कर रही हो? मैं लगातार सिर हिलाती रही। आंखें भीगी हुई और भी ज्यादा बेचारी लग रही थीं। नहीं, पैसों के लिए मिलने नहीं गई थी। सुन्यान रुकी, पूछती रही, तो फिर किस लिए? लेकिन मैं बस दुखी होकर सिर हिलाती रही। सीयूसू, प्लीज और मत पूछिए, जी साहब को पता चला तो गुस्सा होंगे। सुन्यान की आंखें और ठंडी हो गई। उन्होंने मजबूर किया? जियानू का जिक्र होते ही मैं और डर गई। जी साहब का इससे कोई लेना देना नहीं, प्लीज़ उनके पास मत जाइए, ठीक है? मैं जाती हूँ, जाकर रेजिग्नेशन लेटर लिखूंगी जी साहब, और आपको और तकलीफ नहीं दूंगी।
ये कहते हुए उठने लगी, लेकिन उठ भी नहीं पाई कि एक गोरे हाथ में जोर से मुझे वापस खींचा। मैं उस पर गिर पड़ी, घबराकर छटपटाने लगी, लेकिन जितना हिली पास वाली सांसें उतनी तेज हो गईं। सीओसू, छोड़िए, अगर जी साहब ने देखा तो। सारे शब्द एक जोरदार और बेबाक किस में डूब गए। लगभग दम घुट गया। हैरानी और विरोध का नाटक किया, लेकिन किस और गहरी होती गई। अगले ही पल एक जोड़ी पतली उंगलियों ने बिना झिझक मेरी शर्ट के बटन खोल दिए। उस लम्हे मैं मुस्कुराई। मछली जाल में आ गई। रात भर की उलझन के बाद हवा में खुशी की खुशबू थी। सुनन मेरी बाहों में लेटी थी, मजबूत बाहों में, पूरी तरह घिरी हुई। सीओसू, हम दोनों का रिश्ता अब क्या है? आपके पहले से एक फियांसे हैं, हम बस एक गलती हैं। ये बात दोनों के बीच टाली नहीं जा सकती थी। बोलते बोलते मेरी आवाज़ भर आई। आप और जी साहब मंगेतर हैं। मैंने जानबूझकर ये हकीकत याद दिलाई। या तो कल की सब बातें भुला दीजिए, एक ख्वाब समझ लीजिए। हम वापस वहीं चले जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। यकीन रखिए, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी। ये कदम उठाने के बाद से सुननयांग के दिल में सब साफ हो गया था। कमान खिंच चुकी थी, वापस नहीं जा सकती। वो मुझे अकेले सब नहीं झेलने दे सकती। उसने धीरे से मेरा चेहरा सहलाया, मजबूती से बोली, यानकू का मामला मैं संभालूंगी, एंगेजमेंट तोड़ूंगी, तुम्हें आगे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। सुननयांग ने दर्द से कहा, इस दौरान तुमने बहुत कुछ सहा है। सुननयांग के दिल में साफ था, गी यांगचू का स्वभाव और मिजाज अच्छा नहीं था। मैं नरम थी। जी यांगशू के सामने न जाने कितनी बार सब सहती रही। सुननयांग जी यांगशू को माफ नहीं करेगी। मैंने भावुक होकर उसे कसकर खींच लिया। आप हैं तो ठीक है, अब कोई शिकायत नहीं। सुननयांग का दिल पिघल गया, जैसे किसी बच्चे को दिलासा दे रही हो। मेरी पीठ थपथपाती रही। दोनों ने खुद को संभाला, प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकले और सामने था लाल आंखों वाला गी यांगचू। अगर गी यांगचू के बगल में कई बॉडीगार्ड्स न होते, शायद वो पागलों की तरह टूट पड़ता। कमीने, इतना लालची है, औरतों की कोई कमी है? नैन, इन्हें कहो छोड़ें, ये मर्द तुम्हें मजबूर कर रहा है। नशा तो नहीं दिया? मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा, इसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। गी यांगचू गुस्से में चिल्लाता रहा। इमेज की परवाह नहीं थी। अच्छा था ये प्रेसिडेंशियल स्वीट का फ्लोर था, सिर्फ 2 रूम्स, एक सुननयांग का एक्सक्लूसिव रूम, दूसरा खाली। चाहे जितना शोर मचाए, कोई देखने वाला नहीं। वो बॉडीगार्ड्स असिस्टेंट ली ने पहले से अरेंज किए थे। मार्शल आर्ट्स के उस्ताद नहीं थे, लेकिन ऐश में पले गी यांगचू को रोकना बहुत आसान था। मैं सुननयांग के पीछे सटकर खड़ी थी। मेरा सहमा हुआ अंदाज देखकर उसका दिल टीस उठा। गी यांगचू के चिल्लाहट से कितना फर्क था। सुननयांग ने गी यांगचू से बेजारी से कहा, बस करो जी साहब, नाटक बंद। गी और सू फैमिलीज की शादी मुझे दोबारा सोचना होगा। आपका ये अंदाज सू फैमिली के दामाद के लायक नहीं है। एंगेजमेंट तोड़ने का इंतजाम मैं करवा दूंगी। सुननयांग के चंद जुमलों ने जी यांगचू को तोड़ दिया, लेकिन जो बात उसे और तोड़ गई वो था मेरा अनजाने में कॉलर खींचना, गर्दन और कॉलर बोन पर हल्के निशान जो कल रात की आग की कहानी सुना रहे थे। जी यांगचू जलन से पागल हो गया। नामुमकिन, एंगेजमेंट नहीं टूटेगी। नैन, तुम हमेशा हमेशा के लिए बस मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो लगभग रोते रोते चिल्लाया, लेकिन सुननयांग की तरफ से एक भी हमदर्दी की नजर नहीं मिली, बस खींच। गी यांगचू चीखा, सब तुम्हारी वजह से है। मेरे और नैन के बीच में तुमने आग लगाई। तुम न होते तो सब ठीक होता। उसकी नज़र में जहर था, जैसे मुझे 1000 टुकड़ों में काट दे। जितना छटपटाया, बॉडीगार्ड्स की पकड़ से नहीं निकल पाया। जी यांगचू ने देखा, मैं सुननयांग को थामे उसके पास से गुजर गई, एक नज़र भी नहीं डाली। वो टूट गया। एक चीख निकली, जो पूरी मंजिल ने सुनी। मैंने ये आवाज़ सुनी, दिल में एक गहरी तसल्ली उतर गई। जी यांगयू, तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसा दिन आया, इस तरह टूटने का। अभी जो दर्द तुम झेल रहे हो, वो उस तकलीफ का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं जो मेरी बहन ने कभी झेली थी। तुमने जो किया, सब एक एक करके चुकाना होगा। मैं सुनसान के साथ शॉपिंग मॉल गई। सुन्नान ने मेरे लिए कई कपड़े और एक्सेसरीज चुने। सच में बहुत ख्याल रखा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। इस वक्त जियांग के लिए गिड़गिड़ाने वाली बातें बिल्कुल नहीं करूंगी। हर चीज़ की एक हद होती है। ज्यादा भरा बर्तन छलकता है। ज्यादा जानबूझकर किया तो सुन्नान भांप लेगी। कई बातें सुन्नान को खुद जांचनी होंगी, तभी असर गहरा होगा। सुन्नान के कपड़े चुनने के उस लम्हे का मैंने भरपूर मजा लिया। जैसे कोई बच्चा नया आउटफिट पहनकर बड़ों के सामने दिखाने आए, मैंने भी अलग अलग स्टाइल्स में सुन्नान के सामने आकर दिखाया। सुन्नान के दिल में गहरी खुशी थी। ऐसा शानदार इंसान उसका अपना। उसने जी यांगयू से जुड़ी सब बातें कुछ देर के लिए भुला दी। पहले सुन्नान को लगता था जी यांगयू बस थोड़ा घमंडी और मनमौजी है, थोड़ा जलन करता है, कोई बड़ा असर नहीं। लेकिन अब समझ आया, जी यांगयू उतना सीधा नहीं था। पहले सुन्नान ने कई काबिल मेल असिस्टेंट्स भी रखे थे। सेक्रेटरी ऑफिस में सिर्फ एक नहीं था, और वो सिर्फ उसी के लिए नहीं था। उसकी नज़र में काबिलियत मायने रखती थी, जेंडर नहीं। लेकिन जी यांगयू अलग था। उसमें गजब की जलन थी।
सुन्नान के पास कोई भी मर्द दिखे उसे तकलीफ देना जरूरी था। पहले के सभी मेल असिस्टेंट्स इसी तरह मजबूर होकर छोड़ गए। मैं सबसे ज्यादा वक्त तक टिका। पहले सुन्नान इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। जियांग यू की हरकतों को एक छोटी सी गेम समझती थी, कोई बड़ा असर नहीं। लेकिन जब सुन्नान को शक हुआ तो जो छुपाया गया था सब सामने आने लगा। मुझे सुन्नान पर भरोसा था, वो ऐसे आदमी को पसंद नहीं करेगी। और सच में मेरे जानबूझकर अनजाने किए खुलासों से जियांग यू के मामले जांच में नहीं टिके। सू फैमिली के एंगेजमेंट तोड़ने की खबर चारों तरफ फैल गई। जी फैमिली एक जमाने में सू फैमिली की वजह से आगे बढ़ी थी, अब वापस उसी जगह लौटने लगी। सू फैमिली की बहू का दर्जा गया तो जियांग यू की मनमानी की ताकत भी गई। वो सच में डर गया। सुन्नान और जियांग यू के एंगेजमेंट कैंसलेशन पार्टी में कई लोगों को बुलाया गया, लेकिन पार्टी का मर्द मेहमान जी फैमिली ने बंद करके रखा था। जियांग यू किसी भी हाल में सुन्नान से एंगेजमेंट तोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन सू फैमिली ने जी फैमिली को सूचना दे दी थी। जी फैमिली बेइज्जत महसूस कर रही थी, लेकिन विरोध करने की ताकत नहीं थी। जी फैमिली सू फैमिली के बराबर नहीं थी। सू फैमिली के सहारे ही आगे बढ़ सकती थी। शुरू में शादी तय थी, दोनों फैमिलीज के गठजोड़ से जी फैमिली एक कदम और ऊपर उठती, लेकिन अब शादी टूटी, कोई फायदा नहीं। जी फैमिली की नज़र में जियांग यू से गुस्सा था कि लोहा फूलदान नहीं बन सका। उन्होंने जियांग यू को कई बार समझाया था, सुन्नान जैसी लड़की के लिए इतनी पोजेसिवनेस मत रखो, इतनी सख्ती मत करो। काम में हर तरह के मर्द मिलते हैं, अगर मर्दों से सामान्य बात भी ना करने दी तो सू फैमिली जाने कितने बिजनेस डील्स खो देती। लेकिन जियांग यू ने न सुना। अब बंद होने के बावजूद जियांग यू चैन से नहीं बैठा। भूख हड़ताल, खुदकुशी की कोशिशें, हर तरकीब बस घर से निकलने के लिए और सबको बताने के लिए कि एंगेजमेंट नहीं टूटेगी। लेकिन जियांग यू की निगरानी पर प्रोफेशनल्स थे, खुदकुशी का कोई मौका नहीं दिया। भूख हड़ताल हो तो वक्त वक्त पर सप्लीमेंट्स के इंजेक्शंस लगते। जियांग यू खिड़की के पास खड़ा था। दूर से सुन्नान और उसके सौतेले बाप की शिष्ट आवाजें आ रही थीं। सुना, दोनों फैमिलीज का एंगेजमेंट शांतिपूर्वक खत्म हो गया, लेकिन कंपनीज का सहयोग जारी रहेगा। शांतिपूर्वक एंगेजमेंट खत्म। जियांग यू ने खिड़की की चौखट कसकर पकड़ ली, आंखें लाल हो गईं। सुन्नान, मैं एंगेजमेंट तोड़ने पर राजी नहीं। तुम्हें उस सफेद मुंह के साथ नहीं जाने दूंगा, सपने में भी मत सोचना। उसने देखा मैं सुन्नान के बगल में खड़ी थी, दोनों बेहद करीब। दिल किया कि छलांग लगाकर हम दोनों को अलग करते। सुन्नान को एंगेजमेंट रिंग वापस करते देख जियांग यू एक पल भी और नहीं रुक सका। आसपास के लोगों की रोक को धकेलता हुआ नीचे कूदने निकला, लेकिन बीच में ही जियांग यू के कपड़े अटक गए। कितनी भी कोशिश की, निकल नहीं पाया। जियांग यू तीसरी मंजिल पर था। नीचे देखा तो ऊंचाई का एहसास हुआ। वो जोश ठंडा पड़ गया। जियांग यू खिड़की पर खड़ा था, न ऊपर जा सकता था न नीचे। जल्दी मुझे उतारो, आंखें नहीं है क्या? पर पर्दे को कसकर थामे था। आंसू कप के बह चुके थे, लेकिन बगल में खड़े बॉडीगार्ड ने ठंडेपन से एक कपड़े की पट्टी से जियांग यू का हाथ बांध दिया। पट्टी का दूसरा सिरा बॉडीगार्ड के हाथ में। वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि जियांग यू गिरे नहीं, लेकिन ऊपर भी ना खींचे। उस पल जियांग यू डर से कांप रहा था, लगातार मिन्नतें कर रहा था। नीचे पार्टी के मेहमानों की बातें तक सुनाई दे रही थीं, जरूर उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। जियांग यू ने हिम्मत करके पट्टी खींची और कमरे में वापस कूद गया। पैरों के नीचे जमीन का एहसास वाकई कितना अच्छा लगा। जियांग यू को अचानक अपनी जिंदगी पर पछतावा हुआ और ड्रामा बंद। एंगेजमेंट कैंसलेशन सेरेमनी का मर्द मेहमान नहीं आया, लेकिन नतीजा नहीं बदला। लगभग किसी का ध्यान जियांग यू पर नहीं था, सिर्फ मेरा। मैंने हमेशा उस कमरे पर नजर रखी जहां जियांग यू था, और जियांग यू को इमारत से कूदते भी देखा। इस नाजुक वक्त पर जियांग यू को कूदने कैसे देती? अगर वो सच में कूद जाता, आज की एंगेजमेंट कैंसलेशन शायद नहीं होती। मेरी इन दिनों की सारी मेहनत बेकार हो जाती। अच्छा था मैंने पहले से बॉडीगार्ड्स को कह दिया था कि कुछ भी हो, जियांग यू की जान सुरक्षित रहे। सुन्नान को लगा मैं बहुत नरम दिल हूं, इस वक्त भी जियांग यू की सलामती की चिंता कर रही हूं। उसके दिल में जियांग यू के प्रति नफरत कई गुना बढ़ गई। जियांग यू हमेशा मनमाना रहा था। सुन्नान से उसका प्यार पागलपन की हद तक था। ऐसा प्यार सुन्नान को भी घुटन देता था। फिर भी दोनों कई सालों से जानते थे, सुन्नान नहीं चाहती थी कि जियांग यू को तकलीफ हो। मुझे पता था सुन्नान के दिल में मेरी जगह अभी उतनी मजबूत नहीं थी। जियांग यू से ज्यादा जरूर थी, लेकिन काफी नहीं।
मैं ये भी चाहती थी कि जियांग यू को उस बेबसी का स्वाद मिले जहां जिंदगी हाथ में ना हो, चाहे कितना गिड़गिड़ाए, बस उम्मीद ना हो, राह ना हो। पार्टी के बाद सू फैमिली और जी फैमिली के एंगेजमेंट टूटने की खबर हर तरफ फैल गई। जियान यानी के साथ अब पहले जैसा सलूक नहीं था। जी फैमिली में सिर्फ जियान यांगू नहीं था और सुननयान का छोड़ा हुआ इंसान अब किसी काम का नहीं था। नौकर तक अब उसकी परवाह नहीं करते थे। जिन यंग मास्टर्स को पहले जियान यांगू ने सताया था, वो सब अब हिसाब चुकाने आ गए। एक साथ इतने झंझट जियान यांगू के पास मुझे परेशान करने की फुर्सत ही नहीं बची। मैं और सनी और एनन साथ बहुत अच्छे से थे। साथ काम पर जाते, साथ लौटते, कभी कभी सीईओ ऑफिस में बातें करते, दिल की बातें साझा करते, शाम को साथ बाहर निकलते, एक दूसरे की बाहों में। सुननयान को इतना सुकून कभी नहीं मिला था। मेरे साथ हर दिन खुशियों से भरा था, ना अनंत झगड़े, ना बेबुनियाद जलन। सुननयान मुश्किल से ही माथे पर बल डालती थी। कंपनी में कई लोगों ने गौर किया, बॉस का मिजाज साफ बहुत अच्छा था। तभी एक मैसेज आया, सुननयान की भौहें तन गई। मैं देश वापस आ गई। GCU नाम की किसी ने सुननयान के क्लोज फ्रेंड ग्रुप में ये लिखा था। एकदम हलचल मच गई। मैसेजेस पर मैसेजेस आने लगे। सब GCU के वापस आने पर खुश थे। आज रात मिलने, खाने का प्लान बनने लगा। सुननयान देर तक रिप्लाई नहीं कर रही थी। किसी हिम्मत वाले ने उसका नाम लिया। सुननयान की उंगली स्क्रीन पर रुकी। देर तक टाइप करती रही। आखिरकार धीरे से लिखा, ठीक है। सुननयान मेरी बाहों में झुक गई। सारे मैसेजेस मैंने भी देख लिए थे। आज रात मेरे साथ चलो। सुननयान की उंगली हल्के से मेरे सीने पर थी। चेहरे पर भाव पढ़ना मुश्किल था। मैंने हाँ कर दी। GCU के बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन बहुत अच्छी तरह समझ गई ये GCU कोई अहम शख्सियत है। ये नाम सुनकर जी फैमिली से जुड़ा कोई लगता था। बस समझ नहीं आया क्यों। जी फैमिली की तरफ से उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। जियान यांगू ने भी कभी ये नाम नहीं लिया। पता नहीं मेरी बहन ने क्या जाना था, जियान शू से जुड़े कौन से राज जो जियान यांगू ने उस पर कातिलाना वार किया। मन में ख्याल आया ये GCU उस मामले से जुड़ी होगी। उस रात मूनलाइट नाइट रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में सुननयान ने मेरी बाह थामी और दरवाजे से अंदर आई। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, शेन हेल्मिंग, उसने सादगी से परिचय कराया। मैंने शिष्टता से सिर झुकाया। नजरें कमरे में घुमाई। सुननयान के साथ उठने बैठने वाले जाहिर है हाई सोसाइटी की यंग लेडीज। इतने वक्त से सुननयान के साथ था, इनमें से ज्यादातर को थोड़ा बहुत जानता था। आखिरकार नजर एक शख्स पर टिक गई। ऊंचे दर्जे के कपड़े। इस ग्रुप में चेहरा कोई बहुत निखरा हुआ नहीं था, लेकिन उसके चारों तरफ एक अलग ही आभा थी जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। शायद यही GCU थी। सुननयान का हाथ थामे बैठ गया। यहां सब समझदार लोग थे, कोई बेढंगी बात नहीं की। मेरे प्रति उनका स्वागत सच्चा था। यांग का स्वभाव कई लोगों को नापसंद था। पहले सुननयान उससे एंगेज थी तो कोई बुराई नहीं कर सकता था। अब अलग बात थी। सबसे मेरी बातचीत शालीन और उचित रही। हर पहलू में मेहनत नहीं थी, लेकिन ठीक लगा। कुछ चंचल लोगों ने माहौल बनाया और थोड़ी देर में कमरा फिर शोरगुल से भर गया। अचानक GCU ने एक बात कही। उसने जियान चियू से एंगेजमेंट तोड़ी। इस नए वाले में भी कोई खास बात नहीं। GCU का लहजा शांत था, बिल्कुल बेलहर, जैसे अंदर क्या चल रहा है पता ही न चले। तो जियान चियू के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो तुम। सुननयान के एक वाक्य ने पूरे कमरे को फिर चुप करा दिया। कई लोगों की सांसें रुक गईं। एक पल जैसे दोनों को अलग करने को तैयार हों। सुननयान की बात सुनकर GCU अचानक मुस्कुराई। ऐसे मर्द में सिर्फ तुम ही कुछ देख सकती थी। उसके लहजे में नफरत और घृणा साफ थी। मैं चुप रही, लेकिन नजर GCU पर टिकी रही। दोनों की बातों से कुछ और सुनने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने बस यही कहा, कुछ जुमले फिर चुप। मुझे GCU को देखते सुननयान के दिल में हल्की सी जलन उठी। एक हाथ से मेरी कमर घेरी, दूसरे हाथ में गुलाबी लिक्विड का ग्लास मेरे सामने लाया। चखो, अल्कोहल कम है, चिंता मत करो, सुननयान ने मेरे कान में धीरे से कहा। मैंने सुननयान की तरफ शरारत से देखा, फिर उसके हाथ से धीरे धीरे एक घूंट लिया। मुंह में कार्बोनेटेड वाटर जैसा एहसास, हल्की सी अल्कोहल की खुशबू, खट्टा मीठा, स्वाद बुरा नहीं था। अल्कोहल कम था, लेकिन मुझ पर जैसे नशा चढ़ गया। चेहरा लाल हो गया, जिस्म गरम, मेरा जिस्म नरम पड़ने लगा। ताकत गई, हल्कापन आया, अंदर से एक गुदगुदाहट सी उठी। मैं समझ गई मुझे कुछ पिलाया गया है। पूरा जिस्म सुननयान की बाहों में झुक गया। जोर से जीभ काटी, होश को थामने की कोशिश की। निन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहां से ले चलो, लगभग सांस में सुननयान से कहा। अच्छा था, सुननयान ने फौरन कुछ गड़बड़ देखा। सबसे तेज रफ्तार से मुझे उठाकर बाहर की तरफ दौड़ी। निकलते वक्त एक जुमला फेंक गई, यहां रखी किसी चीज को हाथ मत लगाना। मैं सुननयान के कंधे पर झुकी थी।
हाथ बेकाबू होकर जिस्म पर रखे कपड़े नोचने लगे, लेकिन होश रखने के लिए होंठ काटती रही, लगभग खून निकलने तक। उंगलियां भी हथेली में धसाती रही। हेमिंग, सुननयान बार बार मेरा नाम लेती रही, मुझे होश में रखने की कोशिश। मैं लगातार उस पर झुकती जा रही थी। वो भी चैन में नहीं थी, बस दवाई कौन सी दी गई थी ये साफ नहीं था। फौरी जरूरत थी हॉस्पिटल। कमरे में जो अधूरा ग्लास था वो असिस्टेंट ली ने तुरंत जांच के लिए भेज दिया। मुझे बगल में देखकर पसीने में भीगी हुई सुननयान को कभी नहीं लगा था कि हॉस्पिटल का रास्ता इतना लंबा है। कई बार मन किया ड्राइवर को रुकने कहे, लेकिन हम हॉस्पिटल पहुंचे। जांच के नतीजे भी जल्दी आए। सुननयान ने टेस्ट पेपर पर उभरे शब्द देखे, तेज एफ्रोडाइजियाक। चेहरा गहरे काले बादलों से ढक गया। फौरन पता लगाओ, मुझे जानना है ये किसने किया। असिस्टेंट ली को हुक्म मिला। वो तुरंत लोगों को लगाने चला गया। सुननयान मुझे चैन से सोते हुए देख रही थी। दिल था तो उस शरारती को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर मेरा इरादा थोड़ा भी कमजोर होता, बहुत संभव था कि उसी कमरे में सबके सामने कपड़े उतारने की नौबत आ जाती। बस ये सोचकर सुननयान का गुस्सा बेकाबू हो गया। शेन हेल्मिंग से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है? सुननयान ने फौरन जवाब दिया, जियान यांगू। उसी पल असिस्टेंट ली जांच के नतीजे लेकर आया। फोटो में जो शख्स था, सुननयान को हैरानी नहीं हुई। जियान यांगू बस छोटी छोटी चालें जानता था। दूसरों की बदनामी से आगे उसकी सोच नहीं जाती। उसने वो दवाई ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। देखा कि पुराने लोग उसका कहना नहीं मानते तो खुद मैदान में उतरा। सुननयान बाकियों के मूनलाइट नाइट मिलने की खबर सुनकर जियान यांगू ने भेस बदला और सर्विस स्टाफ में घुस गया। मूनलाइट नाइट रेस्टोरेंट में जियान यानी की हिस्सेदारी थी तो कोई रोकने वाला नहीं। जियान यांगू का पहला प्लान था सुननयान के ग्लास में दवाई मिलाना, फिर मौका देखकर उससे करीब होना। सुननयान जब भी यहां आती अपना खास ग्लास लाती, लेकिन जब उसने देखा सुननयान खुद मेरे लिए ड्रिंक बनाकर दे रही है, जलन बेकाबू हो गई। दुगनी मात्रा में दवाई मेरे ड्रिंक में डाल दी। अपनी आंखों से देखता रहा कि मैं पी लूं और असर हो, लेकिन जियान यांगू ने मेरे जब्त को कम आंका था। मैंने जियान यांगू की सोच के मुताबिक कपड़े नहीं उतारे, बल्कि दांत भींचकर सहती रही। जियान यांगू की हरकतें देखकर सुननयान इतनी गुस्से में आई कि सारे सबूत मेज पर पटक दिए। सीधे जियान यांगू को पकड़वाया, एक खाली कमरे में बंद किया और मुझे जो दवाई दी गई थी उससे दुगनी उसे पिला दी। फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। दवाई ने असर किया। जियान यांगू वैसा इंसान नहीं था जिसमें जब्त हो। जल्द ही सारे कपड़े उतर गए। कमरे में बेकाबू होकर छटपटाता रहा। करीब 5 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया। एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया। जी यांग क्यू का पूरा जिस्म मैला, पसीने में भीगा, होंठ पीले, इतने सूखी कि छिलने लगे। पहले वाला घमंड कहीं नहीं था। सुनियन के तरीके फिर भी हल्के थे, कम से कम भीड़ में नहीं फेंका। लेकिन उसने जी फैमिली को धमकी देना शुरू कर दिया। जी साहब, अगर आपने अपने बेटे को नहीं संभाला तो मुझे भी तमीज छोड़नी होगी। दोबारा ये नहीं होना चाहिए। सुनियन ने सारे सबूत सौतेले बाप के सामने रख दिए। बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया, पूरी तरह बेइज्जत। जी, यानू को अकल नहीं है, अच्छी तरह समझाएंगे। सौतेले बाप को ही नहीं, जी यांग क्यू को भी शर्मिंदगी थी। जब होश आया तो देखा दरवाजे और खिड़कियां बंद, खिड़कियों पर मोटी एंटी थेफ्ट ग्रिल्स। फोन, कंप्यूटर, टैबलेट सब ले जाए गए। सिर्फ एक फोन बचा जिससे मैसेजेस हो सकते थे। वो बेजान आंखों से बिस्तर पर पड़ा था। पूरा जिस्म जल रहा था, खासकर चेहरा। जी यांग श्यू को लगा उस खाली कमरे में उसकी इज्जत का एक एक टुकड़ा बिखर गया। न जाने कितनी बार गिड़गिड़ाया, घुटने तक टेके, लेकिन कोई नहीं आया। जी यांग क्यू को कभी नहीं लगा था सुनियन उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार करेगी। जितना सहा उतना मेरे प्रति जलन और बढ़ी। शेन हैंग में बिना कुछ किए बस बेचारे बनकर सब कुछ छीन लिया, जो एक्सक्लूसिव मोहब्बत कभी सिर्फ उसके लिए थी। जी यांग क्यू मुझे दांत पीस कर कोसता रहा। उसे नहीं पता था कितने वक्त बंद रहा। जब सबके सामने आया, काफी ज्यादा ओबीडियंट हो गया था। बस उसकी उदास अंधेरी आंखें देखने वाले को डरा देती थीं। उस वक्त मैं सुनियन के साथ एक पार्टी में था। जी यांग क्यू ने देखा मेरी कलाई पर प्रेयर बीड्स ब्रेसलेट। उसकी आंखों की गहराई और काली हो गई। वो चुपचाप मेरे और सुनियन के पीछे चलने लगा। नजर ब्रेसलेट पर टिकी हिल नहीं रही थी। किसी की नजर का एहसास हुआ। मैंने बेतकल्लुफी से कलाई हिलाई, फिर सुनियन का हाथ थाम लिया। मजबूत कलाई और प्रेयर बीड्स का मेल। जी यांग क्यू इतना घूरता रहा जैसे आंखें निकल जाएंगी। आखिरकार बर्दाश्त नहीं हुआ, पार्टी से निकल पड़ा। एक कोने में जिससे मिलना नहीं चाहता था उससे टकरा गया। इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? जी श्यू की आवाज नरम थी, लेकिन जी यांग के जिस्म पर फौरन रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, कुछ नहीं। जी यांग क्यू ने जी श्यू का बड़ा हुआ हाथ पकड़ने से बचा, भागता सा चला गया। ये सब मेरी नजर से ओझल नहीं हुआ। जी यांग क्यू जी श्यू से डरता था, ये जानकर हैरानी हुई।
सुनियन से जानकारी ली। जी शिव जी फैमिली की गोद ली हुई बच्ची थी। शुरू में कोई खास कदर नहीं थी, जैसे बिल्ली कुत्ता पाल लो, लेकिन जी शिव ने मेहनत की, कमाल का हुनर था। पहले जी यांग क्यू की एरन रनर थी, उसी के जरिए सुनियन से पहचान हुई। बस ये एरन रनर वैसी एरन रनर नहीं थी। जी शिव जिस दिन जी फैमिली में आई, उसी दिन से बड़े ख्वाब थे। वो जी फैमिली के यंग मास्टर की पालतू बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जी यांग क्यू की बुरी आदतों को बढ़ावा देती रही, उसे बुराई करने देती, तारीफ करती और चुपचाप पीछे से सफाई करती रही। पहले जी यांग क्यू बस जिद्दी और पोजेसिव था, लेकिन जी शिव की सिखावट के बाद जी यांग क्यू बेवकूफ और शैतान दोनों बन गया, बिल्कुल जहरीला। मेरी बहन शैनजीवी पहली नहीं थी जो जी यांग क्यू के हाथों मरी, आखिरी भी नहीं। मैंने इन साफ साफ बातों की थोड़ी जांच की, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले। जांच की डोर जी शिव पर जाकर रुक गई। जी शिव विदेश क्यों गई? जी शिव और जी यांग क्यू के बीच रिश्ता अचानक इतना बुरा क्यों हो गया, यहां तक कि जी यांग क्यू जी शिव से डरने लगा? समझ नहीं आया। जब और जांचने की कोशिश की, सुनियन ने रोक दिया। हैमिंग, बहन के मामले की और जांच मत करो। ये सुनकर सब कुछ टूट गया। तो सुनियन को मेरा पूरा माजी पता था और मेरे उसके पास आने का मकसद भी कुछ कुछ। अचानक, मुझे नहीं पता था, गुस्सा आए या शर्मिंदगी हो। ये दिन आना था, मैंने खुद को तैयार किया था, बस इतनी जल्दी आएगा ये नहीं सोचा। सुनियन ने मुझे कसकर भींच लिया। उसके अंदाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि दर्द था। तुम्हारा बदला मैं लूंगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? सुनियन की बात से भाव उठे, लेकिन आगे का जुमला सुनकर दिल बिल्कुल ठंडा हो गया। मैं सुनियन की बाहों से निकल आई। क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकती? मेरा चेहरा ठंडा और दूर था, नज़र में कुछ जांचने जैसा। सुनियन की नज़र थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुई। वो एक पल चुप रही। दरअसल उसकी नज़र में जी यांग क्यू बेवकूफ़ और बुरा ज़रूर था, लेकिन बहुत सी बातें जी शिव की उकसावट में हुई, मेरी बहन की मौत भी। जी यांग शिव ने मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया था, लेकिन एक एक करके वापस करेगी। जी यांग क्यू बस बुरा था, मरने के लायक नहीं। मैं तुम्हारा बदला लूंगी, तुम्हें तकलीफ दूंगी उसे, लेकिन वो तुम्हारे हाथों को मैला करने के लायक नहीं। जिससे सच में बदला लेना है वो जी शिव है। मेरे होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान आई। ठोड़ी उठाई, सुनियन से समझाने का इशारा किया, जी शिव से बदला लेने की वजह। सुनियन ने कागजों का एक बंडल निकाला, मेरे सामने रखा, फिर चंद सादे जुमलों में जी शिव और जी यांग क्यू का माजी बयान किया। पहले ज्यादातर लोगों की नज़र में जी शिव जी यांग क्यू से मोहब्बत करती थी, इसलिए इतना लाड़ करती थी। लोगों को लगता था जी शिव ने गोद ली हुई होने की वजह से जी यांग क्यू को सुनियन के हवाले कर दिया। दरअसल सुनियन को जी यांग क्यू से उस हद तक मोहब्बत भी नहीं थी। उसे लगता था पति का नाम कोई भी हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये जी यांग क्यू सुनियन के आसपास के झंझटी मर्दों को भगाने में भी काम आता था। जी यांग क्यू जेलस था, जो सोचा वो किया, बिल्कुल परवाह नहीं। कुछ साल पहले जी यांग क्यू ने भी ब्लैक मार्केट से एफ्रोडीजियाक खरीदा था, सुनियन पर आजमाना था। पक्का नहीं था कि काम करेगा या नहीं, तो जी शिव को एक हिस्सा देकर पहले आजमाया। उस वक्त मेरी बहन शैनजीवी जी हाउस में काम करती थी। बदकिस्मती से वो नज़ारा देख गई जो नहीं देखना चाहिए था। शैनजीवी को खामोश करने के लिए जी यांग क्यू ने एक गाफिल पल देखकर फूल घर की लोहे की बेलचे से उसे बेहोश कर दिया। जी शिव जब होश में आई, जिस्म पर से सारी खाल उतारने का मन था। वो नहीं चाहती थी ये बात फैले, इसलिए उसने जी यांग क्यू को कातिल भेजने पर उकसाया। जी यांग क्यू भी सच में बेवकूफ़ निकला। चेहरे पर घबराहट इतनी कि सब पकड़ में आ गया। इंसान मारने में नाकाम रहा और सौतेले बाप ने भांप लिया। इसलिए सौतेले बाप ने उसी रात जी शिव को विदेश भेजने का प्लान बनाया। जी शिव विदेश जाने पर राजी हुई, लेकिन जी यांग क्यू को मजबूर किया कि वो खुद अपनी आंखों से देखे जब उसके आदमी शैनजीवी को मार रहे हों। शैनजीवी की गिड़गिड़ाहट की कोई परवाह नहीं। पहले जी यांग क्यू ने जी शिव की उकसावट पर अपने आदमियों को नापसंद लोगों से निपटने का हुक्म दिया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने अपनी आंखों के सामने किसी को मरते देखा। फिर जी शिव ने आदेश दिया, शैनजीवी की लाश समुद्र में फेंको, सारे सबूत मिटाओ। मैंने ये सब जी फैमिली के मौकरों की बातों से जोड़ जोड़कर निकाला था। बाद में जब दोबारा पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे पास ठोस सबूत भी नहीं थे, और अकेले इतनी बड़ी जी फैमिली को हिलाना मेरे बस की बात नहीं थी। सच जानकर दिल में कोई हलचल नहीं हुई, बस बेबसी थी हर तरफ। मेरी बहन इतनी बेचारी थी, बस इत्तेफाक से जो नहीं देखना था वो देख लिया और पीट पीट कर मार दी गई। मैंने सुनियन को कसकर भींच लिया। आंसू बह रहे थे, खामोश रोना, आंखें नफरत से भरी थीं, लेकिन उस नफरत को निकालने की राह नहीं थी। सुनियन ने मुझे कसकर थामा, मुझे आगे बढ़ते रहने की ताकत देने की कोशिश में। शियानू और जी शुयू दोनों अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं जा सकता। तुम्हारा अभी भी एक भविष्य है। हाथ मैले मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। सुनियान ने एक एक लफ्ज में अपने दिल की बात कही, लेकिन मैं कुछ हिचकिचा रही थी। यकीन करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा था।
मेरे सामने खड़ी सुनयान, वो भी जी यानचू की तरह एक रईस घराने से थी। वैसी ही तालीम। मैं दाव नहीं लगा सकती थी कि सुन्नान मेरे साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, क्योंकि हम दोनों के बीच जो जज्बात थे वो शुरू से मेरी चाल थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि जी यानचू जो कुछ भी चाहता है सब कुछ खो दे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि सबसे पहले मेरा अपना दिल जाएगा सुनयान पर। सुनयान इतनी काबिल थी, फिर भी मैं उसमें डूब नहीं सकती थी। होश में थी, ठंडे दिमाग से। उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाए सिर हिलाती रही, जैसे उसकी बात मान रही हूं, लेकिन दिल में बिल्कुल ऐसा नहीं था। जी फैमिली को उखाड़ फेंकने की सच में मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, पर बहन के लिए कुछ तो करना था। एक सीधी सी समझौते के बाद जिंदगी कुछ वक्त के लिए वापस पटरी पर आई। जल्द ही जी फैमिली पर दबाव बनना शुरू हुआ, खास तौर पर जी शुयू और जी यानचू पर। ग्रुप में 3 हिस्से थे, जे के पिता, उनके बड़े भाई और छोटे भाई की लाइन। तीनों मिलकर अलग अलग दिशाओं में कमान संभालते थे। जी ग्रुप में अंदरूनी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती थी। जी के पिता का सिर्फ एक बच्चा था, जी यानचू, इसीलिए जी शुयू को गोद लिया गया और किस्मत से जी शुयू महत्वाकांक्षी निकली। देश लौटने के बाद जी ग्रुप में एक अहम पद ले लिया। सुनयान को जी शुयू और जी यानचू से बदला लेना था। जाहिर है उनके घमंड का असली जरिया यानी दौलत छीनना जरूरी था। आखिरकार जी शुयू सुनसैन जितनी तजुर्बाकार नहीं थी, अंदर बाहर दोनों तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी शुयू लगातार नाकाम होती रही, सौतेला बाप भी उसी के साथ डूबता गया। कंपनी में हार के बाद जी यानचू की जिंदगी पहले जैसी ना रही, खर्च का स्तर गिरता गया। जी यानचू ने लंबे वक्त तक कोई नया ब्रांडेड कपड़ा नहीं खरीदा, बस कुछ सस्ते लग्जरी आइटम से काम चलाने लगा। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मॉल में जी यानचू से टकरा गई। मेरी तनख्वाह अच्छी थी, साथ में सुनयान का ब्लैक कार्ड भी था। चीजें चुनते वक्त दाम की तरफ नजर भी नहीं जाती थी। जी यानचू ने मुझे इतना चमकता देखा, फिर नजर गई अपने साधारण कपड़ों पर और गुस्से से भड़क उठा। शेनहाविंग, जंगली मुर्गी, चाहे मोरनी का भेष धर लो, एक दिन पहचान लिए जाओगे। ये मत सोचो कि न्यान के पैसों पर चैन की नींद सो सकती हो। तुम जैसे मर्दों को न्यान ने बहुत देखा है, कल को फेंक दे कौन जाने। न्यान के दिल में तो बस मैं हूं। फिजूल मेहनत बंद करो, कुछ पैसे बचाओ, कल खाने को ना हो तो मत लो ना। जी यानचू सामने खड़ा होकर लगातार बोलता रहा, जैसे मेरी ये नायाब पहचान छीन लेना चाहता हो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भड़की, बस शांति से कुछ हाँ हूं किया, फिर बिना झिझके सुनयान का ब्लैक कार्ड स्वाइप किया। पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज गूंजी। जी यानचू का चेहरा काला पड़ गया। न्यान का पैसा इस्तेमाल करने का हक तुम्हें किसने दिया? सच में एक मतलबी इंसान हो। मैंने इत्मीनान से भौहें उठाईं। ऐसा है, इसलिए गुस्सा हो रहे हो कि तुम सुन्नान का पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। बस इन 2 जुमलों ने जी यानचू को आग लगा दी। कुछ जवाब देना चाहा, लेकिन मेरी बात गलत नहीं थी। जी यानचू के पास कोई काम नहीं था। जी फैमिली जो खर्च देता था वो भी काफी कम हो गया था। शान से जिंदगी बंद हो गई थी, और ये सब मेरी वजह से था। मैं ना होती तो सुन्नान आज भी उसकी मंगेतर होती, बेशरत लाड़ करती, हर बात मानती। जी यानचू जितना सोचता उतना गुस्सा बढ़ता। उसकी नजरें मेरे ऊपर जहर उगलती रहीं। गुस्से में चला गया और सीधे जी शुयू के पास। जी शुयू कंपनी के काम में डूबी थी। बेवकूफ जी यानचू को देख उसकी आंखें सक्रिय हो गईं, पर तमीज से बोली, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? जी शुयू ने ये जरूर पूछा, लेकिन नजर डॉक्यूमेंट से नहीं हटी। जी यानचू काफी देर हिचकिचाता रहा, फिर बोला, जी शुयू, शेनहाओहिंग को खत्म करवाना है। जी शुयू के हाथ में पकड़ी कलम एक पल के लिए रुकी। चेहरा पहले की तरह शांत, लेकिन आंखों में एक बेहद महीन ठंडी चमक। कैसे करोगे? ये सवाल सुनकर जी यानचू को समझ नहीं आया क्या करे। पहले बहुत लोग थे जो उसके हुक्म पर चलते थे, बस एक इशारा और काम हो जाता, लेकिन अब वो नहीं जानता था कैसे करे। बहन मदद करो। जी यानचू ने जी शुयू का हाथ थाम लिया। आंखों में छुपा हुआ जहर साफ दिख रहा था। नफरत की एक लहर उठी। जी शुयू को खुद नहीं पता था कैसे अभी तक ये नकाब टिका हुआ है। चुपचाप हाथ वापस खींचा। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट दे देती हूं, कुछ पैसे लगेंगे, वो ये काम निपटा देंगे। जी शुयू का जवाब सुनते ही जी यानचू खुश हो गया। जी शुयू के चेहरे की परवाह किए बिना खुशी से चला गया। जी शुयू के ऑफिस से निकलते ही उसने ऊपर से नीचे तक ऑफिस की सफाई और कीटनाशक का हुक्म दिया। मुझे मालूम था जी यानचू ने जी शुयू से मुलाकात की होगी। दिल में साफ था मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इस बार मैंने जी यानचू को एक मौका देने का इरादा किया। वैसे भी सुनयान की हिफाजती इंतजाम के चलते जी यानचू के भेजे लोग मेरे पास आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। कुछ दिन बाद छुट्टियां आने वाली थीं। सुनयान और मैंने सू के माता पिता से मिलने का प्लान किया। काम के बाद हम मॉल गए उनके लिए कुछ अच्छा तोहफा ढूंढने। सुनयान काम में व्यस्त थी, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये काम असिस्टेंट भी कर सकते थे, लेकिन दिल से दिया हुआ तोहफा अलग होता है, इसे मैं खुद गंभीरता से लेना चाहती थी। जी यानचू को मेरा रूट पता था। उसने दांत पीसकर कुछ ब्रांडेड वॉचेस बेची, तब जाकर एक किलर हायर करने लायक पैसे जुटा सका।
खाली कैबिनेट देखकर जी आंचू का दिल खून के आंसू रोया। किलर ने मौका देखकर मुझे किडनैप किया, लेकिन जी आंचू चाहता था कि मैं जल्दी ना मरूं। वो चाहता था सुनयान अपनी आंखों से देखे मुझे बेइज्जत होते हुए। मेरे चेहरे और इस नाम को याद करते हुए जी आंचू को एक और नाम याद आया, शेंजी का। शेंजी की शक्ल बुरी नहीं थी, बस डरपोक थी, थोड़ी भोली। जी फैमिली की माली थी, कभी कभी काम पर आती थी, और यही वो मामूली सी औरत थी जिसने उसे और जी शुयू को एक नाजेबा लम्हे में देख लिया था, जो जी आंचू के लिए हमेशा एक शर्म की बात रही। इसके अलावा शेंजी वो पहली इंसान थी जिसे तड़पा तड़पा कर उसी के सामने मारा गया। इस जाने पहचाने चेहरे को देखकर जियांगू के दिल में अचानक एक गहरा खौफ जाग उठा। दरअसल मैं काफी पहले से होश में थी, तैयार भी थी, जान जोखिम में डालकर। जिस लम्हे नशे की चीज दी जा रही थी उसी वक्त मैंने फोन पर इमरजेंसी रेस्क्यू की दबा दी थी। मेरी लोकेशन सन्यान को भेज दी गई थी। बेशक ये जान का दांव था, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था। जी शुयू और जी एंगू पर काफी पहले से चुपचाप नजर रखी जा रही थी। जी शुयू ने जी एंगू को जो कॉन्टैक्ट दिया था वो कोई असली हत्यारा नहीं था। जी शुयू जब विदेश में थी तो उसके नीचे एक मोहरा था। वो इंसान एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। इस बार बस अपनी बीवी और बच्चों के लिए जिंदगी दांव पर लगाई थी ताकि उनकी बाकी जिंदगी सुरक्षित हो सके। लेकिन बेवकूफ जी एंगू को जी शुयू पर दिल से भरोसा था। जी एंगू को जो पैसे मिले, आधे किलर की जेब में गए, आधे जी शुयू की जेब में। बस जी एंगू को ये नहीं पता था कि जी शुयू ने ये जानबूझकर किया था। वो चाहती थी जी एंगचू कोई ऐसा जुर्म करे जिसे पलटा न जा सके, फिर जेल भेज दो। पहले से कितने लोगों का खून हाथ पर था, एक बलि का बकरा चाहिए था, और जी एंगू सबसे पहले उम्मीदवार था। वो बेवकूफ भी था, बुरा भी, बेहद जालिम। आम इंसान की जान उसके लिए कुछ भी नहीं थी। पहले जी शुयू भी उन्हीं में से एक थी, बस उसकी किस्मत अच्छी रही। जी एंगू की मुंह बोली बहन बन गई। अब सब कुछ खत्म होना था। जी एंगचू ने कैमराज लगवाए सीधे मेरी तरफ और किलर को हुक्म दिया कि मेरे कपड़े उतारे। किलर की भी बीवी बच्चे थे, बस जल्दी निपटाना था और मरना था। अगर मारना है तो फैसला करो, ये तमाशा किस लिए, मारोगे या नहीं? किलर ने बेसब्री से कहा। इस वक्त बर्बाद करने का क्या फायदा? शायद रेस्क्यू टीम पहुंच ही गई हो और तुम अभी यहां खड़े हो। जल्दी क्या है? मैंने कहा। पैसे मैंने दिए हैं, क्या करना है वो मैं तय करूंगा। जी एंगू ने पहले से बची हुई दवा जेब से निकाली, मेरी ठोड़ी पकड़ी, थप्पड़ मारा, होश में लाने की कोशिश। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, जानबूझकर उलझन का नाटक किया, इधर उधर देखा। हाथ पांव बंधे थे, मुंह पर पट्टी, चेहरे पर एक लम्हे को डर की झलक। मुझे जाने दो। मुझे इतनी मासूम हालत में देखकर जी एंगू का गुस्सा और भड़क उठा। इसी शक्ल से नैन को फंसाया था। जी एनकी के नाखून मेरे गाल पर खिसे, कुछ लाल निशान उभर आए। बस ये चेहरा बर्बाद करना है, तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, तब नैन वापस पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें बहुत चाहती थी ना जानना कि तुम्हारी बहन कैसे मरी। जी एंगू बोलते बोलते जैसे कोई मजेदार बात याद आई। तुम्हारी बहन शेंजी मेरे सामने मरी, घुटनों पर थी, कुत्ते की तरह दुम हिला रही थी, बेहद दयनीय। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। कितनी बार माथा टेका, माथा लहूलुहान हो गया। उसने तब कहा था, एक छोटा भाई है, मर नहीं सकती, ऐसा नहीं होने दे सकती। उसने कसम खाई थी उस दिन की बात किसी को नहीं बताएगी। लेकिन क्या फर्क पड़ा? जो नहीं देखना चाहिए देख लिया तो मरना तो था। जी एंगू एक एक लफ्ज बोलता रहा, जैसे कोई मजेदार कहानी सुना रहा हो। मैं जोर से छटपटाई, लेकिन हाथ पांव बांधने वाली रस्सियां और कसती गईं। मैं शेर की तरह दहाड़ी। उस साल की हकीकत अब काफी हद तक साफ हो गई थी, लेकिन जी एंगू को ये सब अपने मुंह से कहते सुनकर दिल में नफरत को काबू में रखना मुश्किल था। जितना ये सब था, उतना ही ये सोचती रही कि इस मौके के लिए इतना इंतजार किया, ये छोड़ा नहीं जा सकता। बाहर से जोर जोर से छटपटाती रही, लेकिन हाथ लगातार पुलिस को मैसेजेस भेजता रहा। सन्यन पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए श्री पुलिस को भी खबर कर दी। मेरे हाथ में एक साधारण सी अंगूठी थी, लेकिन उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस और माइक्रो कैमरा था। जब बेहोश थी तब अंगूठी की छोटी पत्ती घुमाई, छिपा हुआ बटन दबाया। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। जान अपने हाथ में हो तभी सुरक्षा है। उसी वक्त सन्यन काम कर रही थी। फोन में एक कॉल आई जो बस कुछ सेकंड बजी, और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नोटिफिकेशन। दिल एक लम्हे के लिए रुका, एक बुरा ख्याल आया। फौरन लोगों को लगाया, शैन हाविंग अभी कहाँ है, जल्दी पता करो। सन्यन के लोगों ने फौरन हरकत में आए। उसने जी शुयू को कॉल किया। शैन हाविंग कहाँ है? सन्यन की आवाज़ जमा देने वाली ठंडी थी, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे कुछ महसूस ही ना हुआ। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे क्या पता? सन्यन समझ गई, जी शुयू से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस मामले में जी शुयू और जी एंगू का हाथ जरूर था। करीब 10 मिनट बाद सन्यन के लोगों ने मेरा ठिकाना ढूंढ लिया। साथ ही पुलिस को भी ट्रैकिंग सिग्नल और डिस्ट्रेस कॉल मिल गई। बहुत जल्द दोनों टोलियां एक के बाद एक उस पुराने गोदाम में पहुंच गईं। जी एंगू के हाथ में दवा अभी मुझे दी भी नहीं गई थी कि ये लोग पहुंच गए। शायद काम अधूरा रह जाने के डर से, अगली किस्त ना मिलने के खौफ से किलर ने फौरन रस्सी निकाली और जी एंगू को बांध दिया। मत आओ करीब, पास मत आना, दोनों मेरे हाथ में हैं। एक कदम बढ़ाया तो जान से जाएंगे।
असैसिन ने जी एंगू को मेरे पांव के पास फेंक दिया। उसके हाथ की गन पर पांव रखा। जी एंगू और मेरे बीच आगे पीछे होता रहा। फिर शायद ये भी खतरा लगा। एक हाथ में गन जी एंगू की तरफ, दूसरे हाथ में तेज चाकू मेरी गर्दन पर। ठंडी धार ने जिल्द पर हल्की सी खरोच की, कुछ बूंदें खून की। पुलिस और यांचू के लोग, कोई हिल नहीं सका। उसी पल जी यांचू जमीन से चिल्लाया, पागल हो गए हो? मैंने शैन हाउइंग को मारने के लिए हायर किया था, मुझे नहीं, जल्दी छोड़ो मुझे। असैसिन ने जमीन पर चिल्लाते जी एंगू को ठंडी नजर से देखा। दिल में खींच, अगर इस बेवकूफ जी एंगू की वजह से ना होता, शायद शैन हाउइंग अब तक उसके हाथ से जा चुकी होती, सब खत्म हो गया होता। उसने झल्लाकर जी एंगू को एक लात मारी, लेकिन तभी सनियन के लोगों ने चुपचाप असैसिन के पास पहुंचने की कोशिश की। पास मत आओ, ये गन खिलौना नहीं है। असैसिन की गन ने जी एंगू के पास जमीन पर एक गोली दागी। जी एंगू डर के मारे अधमरा हो गया। लेकिन गोली की आवाज सुनकर भी मुझे अपना जिस्म काबू में रखना था। जरा सी कमजोरी और सारी मेहनत बेकार। मेरी गर्दन अभी भी चाकू की जद में थी। एक गलती और जान जा सकती थी। मेरी आंखें चाकू पर जमी थीं, पलकें तनाव से कांप रही थीं। चलो एक खेल खेलते हैं, असैसिन बोला। उसने गन में गोली भरी, फिर सनियन की तरफ दिलचस्पी से देखा। उसे सनियन का नाम पता था, जी एंगू और उसके बीच का पेचीदा रिश्ता भी जानता था। मेरे साथ उनका क्या था, ये भी। सुनन, इन दोनों में से एक को चुनो। जिसे चुनोगी उसे छोड़ दूंगा, दूसरा मरेगा। क्या लगता है मजेदार है ये खेल? नहीं चुना तो दोनों मर जाएंगे। मरने से पहले दो साथी मिल जाएं, काफी है। असैसिन ने सुनन को चुनाव दे दिया। एक तरफ बचपन का साथी, दूसरी तरफ मौजूदा बॉयफ्रेंड। देखने में दोनों में से कोई भी आसान नहीं था। मैंने डर से आंखें मूंद ली। आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह एक एक कर गिरने लगे। जो देखे बेहद तरस खाए। मुंह पर पट्टी थी, बोल नहीं सकती थी। जिंदगी का कोई मौका खुद नहीं ले सकती थी। लेकिन जमीन पर पड़ा जियांग छू अलग था। बस हाथ पांव बंधे थे, मुंह खुला था। वो रोते हुए सुनन को पुकारने लगा, नैन, मुझे पता है मैंने गलत किया। अब जिद नहीं करूंगा, तुम्हारी मानूंगा। क्या बचा सकती हूं मुझे? मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। आगे से ईर्ष्या नहीं करूंगा और दूसरे मर्द ढूंढने से नहीं रोकूंगा। जो भी मर्द चाहिए मैं ढूंढ दूंगा, बस बचाओ। जियांग छू की जान बचाने की हवस में शब्दों का होश नहीं रहा। जो बोला उसे सुनकर सुनन का माथा खुद ब खुद भिंच गया। सुनन को चुप देख असैसिन का सब्र टूटने लगा। चाकू ने मेरे खूबसूरत चेहरे पर थपकी दी। क्या हुआ, चुन नहीं पा रही? तो मैं चुन देता हूं, या दोनों साथ मरे। अचानक लगभग एक साथ दो गोलियां चलीं, लेकिन जो पहले कुर्सी से बंधी थी वो कहीं नहीं थी, और जमीन पर जियांग छू डर से बेहोश हो गया। हुआ ये था, पुलिस ने अभी अभी एक्शन लिया था। असैसिन का दाहिना हाथ गोली से छलनी हो गया। उसके हाथ की गन ने अपने आप गोली चलाई, जो जियांग छू की टांग में लगी। इस दर्द और हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए मैंने हाथ से रस्सी काट दी। एक छोटी ब्लेड पहले से छुपाई हुई थी। खतरे से दूर कूदी और सुनन की बाहों में समा गई, जो दौड़ती चली आई। सुनन ने मुझे कसकर भींच लिया। पूरा जिस्म बेकाबू थरथराता रहा। उसने मेरे चेहरे पर बिखरे हुए बोसे दिए, जैसे इस तरह सब कुछ मिटाना चाहती हो। पुलिस के होते हुए भी सुनन का दिल बैठा हुआ था। सोच भी नहीं सकती थी एक गलत कदम और मैं नहीं रहती। जब असैसिन ने सुनन से एक को चुनने को कहा, उसके दिमाग में बस एक ख्याल था, शैन हाइंग। दोनों साथ इतने वक्त से थे, सारे जज्बात असली थे, चाहे शुरुआत में मेरा इरादा कुछ भी रहा हो। मेरी डिस्ट्रेस मैसेज देखते ही सनी का दिमाग खाली हो गया था। फिर एक ही सोच, जियांग छू और जी शू यू का हिसाब पूरा करना है। अगर जियांग छू न होता, मेरी हाउइंग को इतना न सहना पड़ता। पहले बहुत नर्म दिल रखा। शुक्र है तुम यहाँ हो। सुनन ने मेरे गाल को बड़े प्यार से बोसा दिया। मैंने सुनन को कसकर थाम लिया। सच में मैं भी बहुत डरी हुई थी। इतनी तैयारी के बावजूद कोई रास्ता पक्का नहीं था, फिर भी दांव लगाया। सुनन के दिल में अपना वजन आजमाया, जिंदगी की गुंजाइश आजमाई। सबसे बुरे सिनारियों के लिए भी तैयार था दिल। मसलन सुनन वक्त पर कॉल और डिस्ट्रेस मैसेज ना देखे। मसलन पुलिस को भेजी गई ट्रैकिंग लोकेशन और डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंचे ही नहीं। मसलन असैसिन सीधे मुझ पर हाथ उठा दे। पता था ये असैसिन प्रोफेशनल नहीं था, जी शू यू का एक मोहरा मात्र था। फिर भी जब जान अपने हाथ में नहीं होती, वो बेबसी का एहसास। डर तो बहुत था, लेकिन जितना डर उतना ही जरूरी था ठंडा रहना। बहन भी ऐसे ही बेबस थी, उसका बदला बाकी था, हार नहीं मानती। सुनन यनान का जवाब जो उसने नहीं दिया, मैंने जानना भी नहीं चाहा। बस ये जानती थी इस वाकये के बाद जियांग छू की जिंदगी आसान नहीं रहेगी। जो कुछ हुआ सब रिकॉर्ड था। जियांग छू खुद कबूल कर चुका था कि उसने हायर किया।
और जी शू यू का एक गैर प्रोफेशनल असैसिन भेजना साफ था उसका इरादा। वो चाहती थी सारे पुराने खून के दाग जियांग छू के नाम हो जाएं। सौतेले बाप को एक बेटे की जरूरत नहीं थी जो सिर्फ खेले, जब जी शू यू ही काम संभाल सकती थी। खून का रिश्ता हो या ना हो, जब तक पैसा आता रहे सब ठीक था। सौतेले बाप की चुप्पी में सारे जुर्म अकेले जियांग छू के नाम दर्ज हो गए। पहले जियांग छू से तंग हुए कितने ही पुराने पीड़ित अब गवाह बनकर खड़े हो गए। जियांग छू बिल्कुल अकेला पड़ गया, जैसे वो कुत्ता जिसका घर उजड़ गया हो। जेल में बंद होते ही नाटक शुरू, चिल्लाता रहा, जी फैमिली का छोटा मालिक हूं, कोई आएगा लेकर जाएगा। दिन गुजरते रहे, न कोई आया, उल्टा सजा सुना दी गई, उम्र कैद। जेल में जियांग छू की जिंदगी बेहद मुश्किल थी, काफी लोगों को नाराज कर लिया। जियांग छू जैसे इंसान के लिए मौत शायद रिहाई होती, उम्र कैद मतलब मौत से भी बदतर जिंदगी। जियांग छू जेल गया, लेकिन असली जहन जी शू यू आज़ाद रही। ये कैसे हो सकता था? सुनन ने मुझे दिलासा दिया। मैंने सौतेले बाप की दूसरी ब्रांच से हर रिश्ता पूरी तरह काट दिया। जी फैमिली की मुख्य और तीसरी ब्रांच दोनों खुश हो गईं। उस ब्रांच के रिश्ते और रिसोर्सेज के लिए होड़ मच गई। इसके बावजूद जी शू यू किसी तरह टिकी रही। मैं जी शू यू को समझ नहीं पाती थी, उसके साथ क्या करूं ये भी नहीं। शैन जीवी की बरसी आई, अकेले गाड़ी चलाकर कब्रिस्तान गई, क्रिसैंथेमम का गुलदस्ता रखा, घुटनों पर बैठकर धीरे धीरे सब कुछ सुनाने लगी। जियांग छू जेल गया, खुश होना चाहिए था, लेकिन खुशी नहीं आई। सुनन को साथ नहीं लाई, नहीं जानती क्यों। जियांग छू वाली घटना के बाद सुनन के सामने जाने में एक अजीब सी हिचक रहती थी। किससे बच रही थी? अपने असली आप से। मैं जानती थी मैं वो नहीं थी जो सुनन ने शुरू में जाना था, नर्म, अच्छी, हिम्मत वाली। मुझमें चालें भी थीं, मैंने दूसरों को इस्तेमाल भी किया। ये नहीं समझ पा रही थी सुनन ने जो मुझे चाहा वो कौन सी मुझे चाहा। डर भी था उसका जवाब सुनने का, जैसे उस रोज नहीं पूछा जब दो में से एक चुनना था, दिल में उसने किसे चुना था ये यकीन नहीं था मुझे। आखिर सुनन को जियांग छू के हाथ से मैंने चालाकी से छीना था, और ये हमेशा याद था जो एक बार छीनी जा सकती है दूसरी बार भी छीनी जा सकती है। इस रिश्ते में मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। बहन शैन जीवी की कब्र सहलाई, नज़र दूर कहीं खो गई। बहन बताओ छोड़ दूं? जो रिश्ता फायदे में लिपटा हो क्या वो अब भी पाक है? कोई जवाब नहीं था। कभी कभी सोचती सुनन से कह दूं बस अलग हो जाते हैं, माफ करना। लेकिन कलाई पर बंधी प्रेयर बीड्स छूती और फिर एक लगाव। ये रिश्ता जिसकी शुरुआत हिसाब से हुई थी, उसमें भी असली जज्बात मिले थे, बस आदत थी उनसे आंखें चुराने की। शैन झीवी और माँ बाप की कब्र पर बैठे वक्त का होश नहीं रहा। जिस्म ठंडा और अकड़ा हुआ था तब उठी। कब्रिस्तान से बाहर आई तो एक जानी पहचानी गाड़ी खड़ी थी और उसके पास एक नाजुक से नैन नक्श वाली औरत, चुपचाप इंतजार में। मुझे आते देखकर सुनन के चेहरे पर बर्फ पिघली, एक बमुश्किल दिखने वाली मुस्कान। निकल आए, सुनन ने एक बेमायनी सा जुमला कहा, हाथ मेरे हाथ पर रखा और हड्डियों तक ठंड महसूस की। भौएं तन गईं। इतनी ठंड क्यों? मैं मुस्कुराई, सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी देर में गर्म हो जाऊंगी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मुझे पहले बैठने दिया, फिर खुद बैठी। असिस्टेंट ली को तुम्हारी गाड़ी वापस भेज दिया है, घर चलें? कुछ छोटी मोटी बातों के बाद दोनों के बीच खामोशी। सुनन ने मेरी ये ठंडक और दूरी महसूस की। दिल में सोचने लगी आखिर क्या हुआ है? क्या आज बहन की बरसी है इसलिए खुश नहीं? सुनन यनान ने मेरी ठंडक की एक वाजिब वजह ढूंढ ली और चुपचाप सोचने लगी जी शू यू को और दबाना होगा। उस रात मैंने फिर सुनन की करीबी से बचने की कोशिश की। अभी सोच साफ नहीं थी, आखिरी फैसले के लिए तैयार नहीं थी, इस उलझन में जीना नहीं चाहती थी। मैंने सुनन से पीठ फेर ली, धीरे से बोली, नैनॉन क्या थोड़ा वक्त दे सकती हो? हाँ, सुनन ने माना, लेकिन उसकी पतली बाहें मुझे कसकर अपने आगोश में लिए रहीं। उसे वक्त था, मेरा इंतजार कर सकती थी। अगले दिन बी फैमिली की भांजी के 1 महीने के जन्मदिवस की पार्टी थी। सुनन और मैं सू फैमिली की तरफ से शामिल होने गए। कुछ लोगों से हल्के फुल्के मिलने के बाद बैठ गए। पार्टी आधी हुई थी, मैं वॉशरूम गई। हाथ धोकर निकलने ही वाली थी, पीछे वो खड़ी थी जिसकी उम्मीद नहीं थी। सुनन पर इतना भरोसा है, इस मुकाम तक कैसे पहुंची? याद है, एक शेनहाइंग थी, दूसरी शेनहाउइंग भी होगी। जी शू यू दीवार से टिकी थी, लापरवाही से बोली जैसे बस यूं ही कह रही हो। ये सुनते ही हाथ रुका। आईने में जी शू यू को देखा। असल में क्या कहना चाहती हो? दूरी बनाना।
जियो धीरे धीरे मेरे पीछे आई। एक हाथ मेरे सीने पर रखा, दूसरे हाथ से मेरा चेहरा थाम लिया, मुझे पलटने पर मजबूर किया। जियो बिल्कुल पास आई, कान में फुसफुसाई, बुरी नहीं हो, बहुत होशियार हो, बस अभी काफी नहीं। जीशु यू का मतलब मेरी समझ नहीं आया। वो करना क्या चाहती थी? इस छोटी सी चाल से सुनुनियान पर क्या असर पड़ेगा? अगले ही पल एक गुस्से भरी आवाज, चेनहेंग, ये क्या कर रहे हो? सुनुनियान की आवाज सुनते ही समझ आया कि मेरे और जीशु यू के बीच का ये अंदाज कुछ दिखावट सा लगता है। गलतफहमी होना आसान था। फौरन जीशु यू को धकेला, चेहरे पर घिन। ये खुद मेरे पीछे पड़ी थी और बेकार बातें कर रही थी। सुनुनियान ने मुझे सिर से पांव तक देखा, तसल्ली की कि मैं ठीक हूं, फिर एक हाथ से जीशु यू का गरेबान पकड़ा। सुन लो, शेनहेंग को हाथ लगाया तो नतीजा जानती हो। जीशु यू बाहर से शांत रही, लेकिन आंखों में एक अनंत जुनून था। सुनुनियान साफ जानती थी, जीशु यू को बस करियर और पैसे की परवाह थी। गरीबी का डर था उसे, किसी और चीज़ की नहीं। बाहर से ट्रांसेंडेंट दिखती थी, जैसे कुछ छूता ही ना हो, लेकिन असलियत में सिर्फ पैसा मायने रखता था। और अब सू फैमिली के नेतृत्व में जीशु यू लगातार दबाई जा रही थी। दूसरे खानदान भी धीरे धीरे उसे बॉयकॉट करने लगे थे। जीशु यू की प्राइवेट कंपनी में कोई खास तकनीक नहीं थी, मुकाबले में कोई एज नहीं था। सू फैमिली और बाकी लोगों के दबाव में अभी अभी उठती कंपनी एकदम ठप हो गई। जेब में पैसा कम होते देख जीशु यू चुप नहीं बैठ सकती थी। वो खुद भी परेशान थी और चाहती थी कि मैं और सुनुनियान भी चैन से ना रहें। ये तो बस शुरुआत थी। जीशु यू ने सुनुनियान को छेड़ा। पार्टी के बाद मैं फिर खामोश रही। नज़र बार बार सुनुनियान पर जाती। सोच रही थी अभी जो हुआ उसे कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन सुनुनियान भी खामोश थी। पूछना चाहती थी असल में क्या हुआ था, लेकिन जिस्म कुछ ठीक नहीं था। पेट उलट रहा था, उबकाई आ रही थी लेकिन निकल नहीं रही थी। हाथ पांव हल्के से ढीले। अगर लिपस्टिक ना होती शायद मैं पहले ही उसके रंग में फर्क देख लेती। सुनुनियान के पूरे जिस्म पर ठंडा पसीना आ गया। होठ खोले, धीमी आवाज में बस इतना कहा, हॉस्पिटल, जल्दी हॉस्पिटल। मैंने सुनुनियान की हालत देखी, फौरन ड्राइवर को रास्ता बदलने का हुक्म दिया। काफी देर बाद नतीजा आया। सुनुनियान हामला थी। रिपोर्ट देखकर मेरा सिर एक पल को घूम गया। सुनुनियान को होश आते देखकर मैं फौरन पास गई। कैसा महसूस हो रहा है? सब ठीक है? सुनुनियान ने सिर हिलाया। उसकी नज़र मेरे हाथ में रिपोर्ट पर पड़ी। वो हामला थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया, अपने पेट पर रखा। इस लम्हे एक अजीब सा एहसास हुआ। एक बार फिर खून का रिश्ता। ये जादू जैसा था। लेकिन फिर सुनुनियान की तरफ देखा और समझ नहीं आया क्या करूं। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? पेट में पलने वाले बच्चे ने शायद जवाब दे दिया था। बस सुनुनियान के मन में क्या था ये नहीं जानती थी। हेमिंग, शादी करेंगी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सुनुनियान ने मेरा हाथ थामा, सच्चाई से बोली। उस लम्हे वो हमेशा जैसी ऊंची और ताकतवर नहीं थी, बस एक लड़की जो अभी अभी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। हाँ, उसे इस तरह देखकर अचानक सब साफ हो गया। शायद अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन ये साफ था। सुनुनियान मुझे चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उसे कसकर भींच लिया। शादी जल्दी तय हो गई, इतनी जल्दी कि जीशु यू के पास रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं था। उसने सोचा था दोनों घर जाकर झगड़ेंगे, शायद इसी मौके पर और गलतफहमियां पैदा की जाएं। सुनुनियान जब रिश्ते की फिक्र में होगी, कंपनी एक और कदम आगे बढ़ेगी। लेकिन जीशु यू को ये नहीं पता था, न सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ बल्कि शादी की तारीख भी तय हो गई। तब जीशु यू के दिमाग में एक नई तरकीब आई। तानु ग्रुप इन दिनों बेहद व्यस्त था। सुनुनियान कामों में डूबी थी। मेरी सबसे नाजुक घड़ी में मेरे लिए वक्त नहीं था। एक अनजान शख्स ने हर रोज मुझे सुनुनियान की दिलचस्प फोटोज भेजने शुरू किए। शुरुआत में बस गलत एंगल से खिंची गई कुछ तस्वीरें, बाद में दो लोगों की करीबी साफ दिखने लगी। खुद से कहती रही, ये जीशु यू की चाल है, इसमें नहीं पड़ना। सुनुनियान हामला थी, एक और खून का रिश्ता मिलने वाला था, अब अकेली नहीं। इसलिए चाहे जितनी उकसाने वाली फोटोज और मैसेजेस आते रहें, चुप रही, अनदेखा करती रही। खुद को परेशान नहीं करना था, इसलिए उन सारी फोटोज और मैसेजेस को तरतीब से लगाया, पैक किया और सुनुनियान को भेज दिया। ये मामला उसकी वजह से था, तो हैंडल भी वही करे। और मैं सू के माँ बाप की दी हुई अच्छाइयों में रहने लगी। वो फनून जो पहले कभी नहीं सीखे, सीखने लगी। सू के माँ बाप ने काफ़ी पैसे भी दिए, मेरी अपनी बचत भी थी। सुनुनियान के बिना भी जिंदगी चल सकती थी। और सुनुनियान तानु ग्रुप के मामले संभालने के साथ साथ जीशु यू के खिलाफ सबूत भी जमा करती रही। जीशु यू बड़ी सफाई से काम करती थी, सबूत ढूंढना बेहद मुश्किल था, लेकिन दिल लगाओ कुछ तो मिल जाता है। सुनुनियान के दबाव में जीशु यू लगभग छलांग मारने लगी।
कंपनी दिन ब दिन डूब रही थी। सुनुनियान के पास बिठाया गया अंडरकवर असिस्टेंट सुस्त था। एक भी ऐसी फोटो नहीं ला सका जो सुनुनियान को करीबी में दिखाए। जी शुयू ने एक बेहद जल्दबाजी का फैसला किया। कुछ पैसे खर्च किए, एक ट्रक ड्राइवर को खरीद लिया, सुनुनियान का पीछा करने को कहा। बस एक मौका चाहिए था, गाड़ी उसमें मार दो। ट्रक अपनी लेन छोड़कर सड़क पार किया, फुटपाथ की तरफ दौड़ा, लेकिन ड्राइवर का हिसाब गलत था। थोड़ा घबराया और एक पत्थर के खंभे से टकरा गया। सुनुनियान बाल बाल बची, लेकिन अगले ही पल एक मास्क और टोपी पहनी एक औरत भीड़ की आड़ में उसे धक्का दे गई। हामला सुनुनियान जमीन पर गिर पड़ी। लगभग फौरन टांगों के बीच से गर्म खून बहने लगा। फिर इतने दर्द में सुनुनियान बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में मैंने सुनुनियान का हाथ कसकर थाम लिया। दुआ मांगती रही कि वो निकल आए। सुना डॉक्टर को कहते, सुनुनियान का बहुत खून बह गया, जान खतरे में है, बच्चे का होना भी मुश्किल है। मेरी सांस लगभग रुक गई। सुनुनियान के बिना आगे की जिंदगी सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर को बस इतना कहा, जो भी तरीका हो मेरी बीवी को बचाओ। आंखों में घबराहट थी, लेकिन ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं। डर था डॉक्टर का ध्यान भटके। दिल में न जाने कितनी दुआएं। भगवान पर यकीन नहीं था, लेकिन सुनुनियान के लिए हर खुदा से, हर बुद्ध से मांगने की इच्छा थी। जी शुयू पकड़ी जा चुकी थी। सुनुनियान ने काफी सबूत जुटाए थे, लेकिन पुलिस को सौंपने से पहले मैंने उसे कैद करवाया। सुनुनियान ने जो तकलीफ उठाई वो भी उठाए। एक लेबर पेन सिमुलेटर लगाया, जी शुयू को तड़पने दिया। जब दर्द सबसे ऊंचाई पर था, एक बड़े आदमी ने एक के बाद एक मुक्के मारे। उसने बड़े संभाल संभाल कर मारा। अंदरूनी ऑर्गन्स को रप्चर नहीं होने दिया, लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं। जब तक सुनुनियान होश में नहीं आई, जी शुयू को एक दिन भी आराम नहीं। न जाने कितने वक्त बाद सुनुनियान और बच्चा दोनों सही सलामत डिलीवरी रूम से बाहर आए। मैंने सुनुनियान को पलंग पर लेटे देखा, पीला चेहरा, दिल में एक गहरी टीस। और उस टीस का नतीजा, जी शुयू को और थोड़ी तकलीफ। उसकी सबसे प्यारी चीज, कंपनी भी उसके लोगों की लापरवाही से किसी के जाल में आ गई। काफी कार्यशील पूंजी ठगी गई। जब तक सुनुनियान लगभग पूरी तरह ठीक नहीं हुई, जी शुयू को रोशनी नसीब नहीं हुई। बाहर निकली तो इंसान की शक्ल नहीं रह गई थी। हड्डियां निकली हुई, चेहरे पर चोट के निशान, नजर में घबराहट। मैंने बच्चे को गोद में लिया, जी शुयू को इस हाल में देखा। दिल में थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ बहन के लिए थी। जी शुयू को देखते हुए सोचा, बहन शेन जीवे की। बहन, आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। जिन्होंने तुम्हें मारा सबको सजा मिली। आखिरकार जी शुयू को भी कायदे से जेल भेज दिया गया। जी यानू से फिर मिलकर दिल का बोझ उतर गया। सुनुनियान से अपने दिल की बात भी पूरी तरह कह सकी। दोनों ने एक दूसरे से दिल खोलकर बात की। रिश्ता और गहरा हो गया, और बहुत जल्द मेरी और सुनुनियान की शादी सबकी निगाहों में बड़े धूमधाम से हुई।